हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे हैं, ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो बेटा मेरा नाम है नीतू मान और मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है एएस कैंपस। तो बेटा आज हम लोग 8th क्लास का लाइट का चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर बेटा 10th क्लास के अंदर भी आता है और काफ़ी अच्छे लेवल पर आता है। ठीक है, 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड की क्लास है, तो वहाँ पर ये जो चैप्टर है ये अच्छी वेटेज के साथ आता है। उस वजह से भी ये जो चैप्टर है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से इस चैप्टर को करना है, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ से आपका बेस तैयार होगा 10th क्लास के लिए। ठीक है बेटा, तो चलिए जल्दी से आज के अपने चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। कॉपी पेन आपने साथ रखना है, जो मैं बोलती हूँ ध्यान से सुनना है सारी बातों को। चलिए देखिए, आपको अपने सामने क्या दिख रहा है। व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यू सी अराउंड योरसेल्फ। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? आपको एक घड़ी दिख रही है, ये एक पर्स दिख रहा है आपको, ये बोर्ड दिख रहा है, कुछ पेंसिल्स दिख रहे हैं, ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। यस, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इन सारी चीजों को कैसे देख पा रहे हो, आप इन सारी चीज़ों को कैसे देख पा रहे हो, तो तुम क्या बोलोगे कि मैम हम अपनी आंखों की वजह से इन सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं। तुम यही बोलोगे कि मैम हमारे पास आंखें हैं, आंखें हैं तो हम सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं, ऐसा ही बोलोगे तुम। अब अगर अंधेरा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, बिल्कुल अंधेरा, लाइट ना हो वहाँ पे, तो क्या अब भी तुमको सारी चीज़ें दिखेंगी? अगर तुमको एक अंधेरे कमरे में घुसा दिया जाए जहाँ पे कोई रोशनी कुछ नहीं है और तुमको बोला जाए कि यहाँ पे बताओ तुमको क्या दिख रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? हालांकि तुम्हारी आंखें खुली हुई हैं, आंखों से तुमको दिखता है, लेकिन अगर तुमको एक अंधेरे कमरे में खड़ा कर दिया जाए बेटा, तो तुम कहोगे कि मैम हमको कुछ भी नहीं दिख रहा। ऐसे ही बोलोगे तुम। क्यों नहीं दिख रहा? तुम कहोगे कि मैम यहाँ पे लाइट ही नहीं है, बिना लाइट के हमें कुछ नहीं दिख रहा। ऐसे ही होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो इसका मतलब कि बिना लाइट के भी हम चीज़ों को नहीं देख सकते, बेशक हमारे पास आंखें हैं। तो किसी भी चीज़ को देखने के लिए जो बेसिक 2 रिक्वायरमेंट हैं बेटा, वो जो होनी चाहिए, वो 2 क्या है? एक तो हमारे पास आंखें होनी चाहिए, आईज होनी चाहिए, और दूसरी क्या होनी चाहिए? लाइट होनी चाहिए। अगर आंखें हैं, लाइट नहीं है तो भी कुछ नहीं दिखेगा, और अगर लाइट है, आंखें नहीं है तो भी कुछ नहीं दिखेगा। आंखें और लाइट दोनों चीजें हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे। ठीक है, इतनी बात। अब बेटा, हाउ लाइट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। ऐसा क्या होता है कि लाइट है तो हमको सारी चीजें दिख जाती है? कैसे? लाइट ऐसा क्या करती है भाई? और लाइट है क्या चीज? क्या है लाइट, और कैसे फिर हमको सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स दिख जाते हैं? इस चैप्टर के अंदर बेटा हम यही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, लाइट क्या होती है बेटा? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होती है। क्या होती है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होती है। जैसे हीट एनर्जी होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जैसे साउंड एनर्जी होती है। साउंड का चैप्टर हम पढ़ के आए हैं ना, तो साउंड भी क्या थी बेटा? एक सॉरी, यस बेटा, तो मैं क्या बोल रही थी कि जो साउंड होती है वो भी हमने पढ़ा था ना इसी क्लास के अंदर, कि साउंड भी क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है ना, जो जिसकी हेल्प से जो कैसी सेंसेशन क्रिएट करती है? हियरिंग की सेंसेशन क्रिएट करती है। तो उसी तरीके से बेटा जो लाइट होती है ना, लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये भी एक एनर्जी की फॉर्म है। ये क्या करती है? विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन। ये विजन मतलब देखना, ये देखने की सेंसेशन क्रिएट करती है कौन? लाइट। ठीक है, ये भी एक एनर्जी है और ये सेंसेशन ऑफ विजन को क्रिएट करती है। देखो, आईज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, अकेले आंखें नहीं देख सकते। आईज कैन सी व्हेन लाइट कम फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंड एंटर्स इन आवर आईज। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है बेटा? ये बोल रहा है कि आईज कैन सी व्हेन लाइट कम फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंड एंटर्स इन आवर आईज। हमारी आंखों को बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट तब दिखता है जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट जो है ना हमारी आंखों पे गिरती है, तब हमको वो ऑब्जेक्ट दिखता है। अब ये लाइट कैसे गिरेगी, अब हम इस चीज को स्टडी करेंगे। लाइट में हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और में हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट। लाइट को कुछ ऑब्जेक्ट एमिट करते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं। कौन से वो ऑब्जेक्ट होते हैं, पहले इसको देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि लाइट कैसे हमारी आंखों में एंट्री करती है। ठीक है, देखिए बेटा, जो अपने पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं अपने अराउंड, वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेटा, ये वो वाले ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास खुद की लाइट है। वो लाइट को एमिट करते हैं। क्या करते हैं? वो लाइट को एमिट करते हैं, अपने आप से ही वो लाइट को एमिट करते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बेटा हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। सन है अपने पास,
क्या है? सन है। सन एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। कैसे? क्योंकि सनलाइट को एमिट करता है कि नहीं करता? हम रोज देखते हैं सनलाइट को क्या करता है? एमिट करता है। तो वो क्या है बेटा? अपने आप ही कर रहा है, अपने आप ही कर रहा है लाइट को एमिट। वो क्या है? एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। रात को स्टार होते हैं आसमान में, स्टार भी क्या करते हैं? लाइट को एमिट करते हैं। वो भी क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, अपने आप से लाइट को क्या करते हैं? एमिट करते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बेटा हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। जैसे सन है अपने पास, क्या है अपने पास? सन है, कैंडल है, टॉर्च है, बल्ब है। ये अपने पास जुगनू होते हैं, रात को दिखते हैं ना चमकते हुए। किस किस ने देखे हैं रात को चमकते हुए से उड़ते हैं, बटरफ्लाई के जैसे, ठीक है? बटरफ्लाई नहीं होते, ये अलग है। ये जो है ना बेटा, ये लाइट को एमिट करते हैं, चमकते हैं, ये चसबुज करते हैं ये, ठीक है? अब स्टार्स हैं बेटा, ये जितने ऑब्जेक्ट्स हैं ना, ये अपने आप से लाइट को एमिट करते हैं। कुछ इनमें नेचुरल है, कुछ इनमें आर्टिफिशियल है, मतलब मैन मेड है, ठीक है? वो टाइप के है। जैसे टॉर्च है मैन मेड है, बल्ब है मैन मेड है, कैंडल है मैन, ये जो है ना, ये क्या है? ये नेचुरल है, ठीक है? तो ऐसे सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो भी लाइट को खुद से एमिट करते हैं, हम उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है? अब ये जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेटा, इनको कैसे देख पाते हैं? ये लाइट को एमिट कर रहे हैं। वो लाइट एमिट होकर कहाँ पे गिर रही है? हमारी आईज के ऊपर गिर रही है, हमारी आंखों में वो लाइट एंट्री कर रही है। और फिर जब हमारी आंखों पे वो लाइट गिरती है तो हमें फिर वो सामने वाला ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो जितने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा, ये हमको डायरेक्ट दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट को एमिट करते हैं, वो लाइट हमारी आंखों पे पहुंचती है, हमारी आंखों तक वो लाइट आती है, और फिर हमको वो ऑब्जेक्ट डायरेक्टली क्या होता है? दिखता है। क्लियर है इतनी बात? अब बात करते हैं बेटा सेकेंड टाइप की। सेकेंड टाइप होती है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। देखो, all these objects that do not emit light of their own, खुद से वो कोई लाइट एमिट नहीं करते, उनके पास है ही नहीं, एमिट कहां से करेंगे? rather they are visible due to luminous objects, बल्कि वो विजिबल हैं ड्यू टू ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? विजिबल होते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बेटा हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इनको? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अपने आसपास कितने सारे ऑब्जेक्ट्स है, चेयर है, टेबल है, कुर्सी है, मैं हूं, तुम हो, हम कोई लाइट एमिट नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हम लोग, है ना? तो जो ऑब्जेक्ट्स लाइट को एमिट खुद से नहीं करते बेटा, वो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं नॉन ल्यूमिनस। हम इनको कैसे देख पाते हैं? हम इनको देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से हम इनको देख पाते हैं। एग्जाम्पल है मून। मून, ये बैग है बेटा, ये टेबल है, ये बाल्टी रखी है, ये घड़ी है, कितनी सारी चीजें, कितनी सारी चीजें जो खुद से लाइट को एमिट नहीं करे। फिर हम इनको देख कैसे पा रहे हैं? मैंने बोला इनको हम देख पाते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से। जैसे हम मून को देख पाते हैं बेटा सन की हेल्प से। किसकी हेल्प से? सन की हेल्प से हम लोग किसको देख पा रहे हैं? मून को देख पा रहे हैं। कैसे? सन ल्यूमिनस है, हाँ है, अभी पढ़ा हमने। तो सन इसका मतलब लाइट को एमिट करता है, हाँ करता है। तो सन जिस लाइट को एमिट करता है बेटा, वो लाइट गिरती है मून के ऊपर जाके। कहाँ पे गिरती है? मून के ऊपर जाके गिरती है। मून उस लाइट को क्या करता है? वापस से रिफ्लेक्ट बैक करता है, बाउंस बैक करता है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्शन, ठीक है? यहाँ से सन से लाइट जाके गिरी मून के ऊपर, मून ने उस लाइट को क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है बेटा, जैसे मैंने दीवार पे बॉल मारी तो वो बॉल उस दीवार से बाउंस होके वापस आ गई ना, तो ये होता है रिफ्लेक्ट होना। क्या होता है ये? रिफ्लेक्ट होना। तो ये जो लाइट गई बेटा मून के ऊपर सन से, इसने सन पे मून पे इसने टक्कर मारी, टक्कर मार के ये क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। अब ये जो रिफ्लेक्ट हुई ना बेटा, ये पहुंचेगी अपनी आंखों तक। कहां तक पहुंचेगी? अपनी आंखों तक। और ये जब रिफ्लेक्टेड रे हमारी आंखों में आएगी ना, फिर हमको क्या दिखेगा? मून दिखेगा। खुद से मून लाइट एमिट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हमको दिख रहा है। किसकी हेल्प से? सन की हेल्प से। तो इसी तरीके से बेटा, मान लो तुम एक रूम में हो, बल्ब बंद है, रूम में अंधेरा, तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा। जैसे ही हमने स्विच ऑन करा, बल्ब जल गया। क्या जल गया? बल्ब जल गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने क्या करा? बल्ब का जो फिलामेंट था वो गर्म हुआ, उसने हीट एनर्जी प्रोड्यूस करी। हीट एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट होगी? लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी। तो अब वहां से वो लाइट एनर्जी क्रिएट कर रहा है। वो लाइट एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके गिर रही है, वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। और वो रिफ्लेक्ट होकर फिर कहाँ पहुंच रहे? हमारी आंखों के ऊपर पहुंच रहे। तो बेटा हमको फिर क्या दिख रहा है? वो सामने वाला ऑब्जेक्ट दिख रहा है। इस तरीके से हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। आई मेरी बात समझ में? ल्यूमिनस हमको डायरेक्ट दिख जाते हैं क्योंकि वो लाइट को एमिट करते हैं। नॉन ल्यूमिनस हमको दिखते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगी, नॉन ल्यूमिनस से जाके टकराएगी, नॉन ल्यूमिनस उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ेगी, जब हमको वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दिखेगा। आई बात समझ में? अब आगे बेटा हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे।
अभी यही वाली बात लिखी हुई है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जैसे सन है, बल्ब है, कैंडल है, स्टार है, वही सारी बातें बेटा। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे चेयर है, बुक है, ट्री है, प्लांट है, फ्लावर है, कितनी सारी चीजें, कितनी सारी चीजें, ये सारे क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस होते हैं। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। आज के बाद अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई ये वाला ऑब्जेक्ट बताओ, ल्यूमिनस होगा, नॉन ल्यूमिनस होगा, तो तुम बता सकते हो। अब तुमको प्रॉपर पता है कि ल्यूमिनस कौन से होते हैं, नॉन ल्यूमिनस कौन से होते हैं। ठीक है, आगे कंफ्यूज नहीं होना। अब बेटा एक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देख लेते हैं। लाइट जो होती है ना, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, एक बार इनकी बात कर लेते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है बेटा, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जो स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट ट्रेवल करते हैं बेटा, ऐसे मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो कोई तुमसे पूछ ले कि क्या लाइट रेक्टिलिनियर मोशन करती है, तो तुम सोचोगे कि ये क्या होता है। तो रेक्टिलिनियर मोशन बेटा कुछ नहीं होता, स्ट्रेट जो सीधा मोशन होता है ना, स्ट्रेट लाइन जो मोशन होता है, उसी को रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। तो जो अपनी लाइट होती है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो इसका मतलब लाइट के पास क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन है। ठीक है। लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड। साउंड की आवाज से लाइट की आवाज बहुत ज्यादा फास्ट आती है। मतलब वो क्या बोल दिया मैंने, आवाज सॉरी, लाइट जो होती है बेटा, लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड। जो लाइट होती है ना बेटा, वो साउंड से बहुत ज़्यादा फास्टली ट्रेवल करती है। लाइट एनर्जी की स्पीड ज़्यादा होती है। देखो, लाइट की स्पीड होती है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, 3 × 10⁸। जबकि जो साउंड होती है ना बेटा, वो अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में अराउंड 340 मीटर, कुछ इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। सी द डिफरेंस, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड। देखो, आसमान में जब बिजली कड़कती है, हम सबने देखा है ना, लाइटनिंग का प्रोसेस है ना, बारिश के मौसम में होता है, सबने देखा है। तो बेटा जब जो ऊपर लाइटनिंग होती है ना, वो बहुत पहले दिख जाती है, जबकि उसकी जो आवाज आती है ना, गरजने की आवाज, कड़कने की आवाज, वो बहुत लेट आती है। इन दोनों में गैप होता है, दिख पहले जाता है और आवाज बाद में आती है। क्यों? क्योंकि लाइट एनर्जी जो है ना, वो जल्दी फास्टली ट्रेवल करती है साउंड एनर्जी से। ठीक है। वी ओनली सी थिंग्स बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट इनटू आवर आईज। ये कैसे होता है, ये मैंने तुमको बताया। ल्यूमिनस तो बेटा डायरेक्ट एमिट कर रहे हैं लाइट को, अपनी आंखों पे गिरते हैं, हमको वो दिखते हैं। नॉन ल्यूमिनस कैसे करते हैं? नॉन ल्यूमिनस की हेल्प से वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, वो हमको दिखते हैं। शेडोज आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। शेडो कैसे बनती है? शेडो बेटा तब बनती है, मान लो यहाँ पे कोई ट्री है मेरे पास, क्या है मेरे पास, ये ट्री है, यहाँ पे लाइट आ रही है, क्या आ रही है, लाइट आ रही है। ये उस लाइट को आगे पास नहीं होने दे रहा, इसने उस लाइट को क्या कर लिया, ब्लॉक कर दिया। मतलब आगे इसने अपने अंदर से उसको पास नहीं होने दिया, इसने उस लाइट को यहीं पे क्या कर लिया, ब्लॉक कर लिया। तो जब लाइट को ऐसे ब्लॉक कर देते हैं ना बेटा, तो पीछे उसकी क्या बनती है, फिर शेडो बन जाती है। ठीक है। तो शेडोज आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो कोई ऑब्जेक्ट जो लाइट को ब्लॉक कर देता है ना, अपने अंदर से पास नहीं होने दे रहा, तो वो उस ऑब्जेक्ट की फिर क्या बनती है, शेडो बनती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है, जैसे हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, ऐसे ही लाइट भी क्या होती है बेटा, एक एनर्जी होती है। अब देखो, मैंने तुमको बोला कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। नॉन ल्यूमिनस जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनके ऊपर जब लाइट गिरती है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब बेटा हम ये रिफ्लेक्शन का ही प्रोसेस जानेंगे कि ये क्या होता है। देखो, एक होती है इंसिडेंट रे। क्या होती है? एक इंसिडेंट रे। ये क्या होती है? लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सर्फेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। मान लो ये मेरे पास कोई सर्फेस है, जो ब्लू कलर का तुमको दिख रहा है, ये कोई सर्फेस है, ऐसे मान के चलो ये कोई सर्फेस है। कहीं से लाइट आई, इसके ऊपर ऐसे गिर गई, लाइट की रे आई, इसके ऊपर ऐसे गिर गई, तो ये जो इसे आके स्ट्राइक करी बेटा, ये लाइट, इसको बोलेंगे हम लोग इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे हम इसको? इंसिडेंट रे। आज से तुमने ये टर्म्स याद रखनी है, 10th क्लास में जाके ये काम आएंगे फिर। ठीक है। ये कोई मेरे पास सरफेस है, उस सरफेस पे लाइट ने आके स्ट्राइक करा, टक्कर मारी, तो वो जो लाइट रे जो गई बेटा, ऐसे गिरी जो इस सरफेस के ऊपर, उसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं हम उसको? इंसिडेंट रे। ये डायरेक्ट कहाँ से आई? ये किसी सोर्स से आई है। किससे आई है? ये किसी सोर्स से आई। कोई भी सोर्स हो सकता है, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है। वहां से लाइट आई, लाइट ने आके इस सरफेस से स्ट्राइक करा, तो इस रे को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इंसिडेंट रे बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। ये होती है इंसिडेंट रे। आगे देखो,
अब तुमने इनको भूलना नहीं है, याद रखना है इंसिडेंट रे कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, क्या चीज क्या होती है। देखो अब है बेटा एक रिफ्लेक्टेड रे होती है, रिफ्लेक्शन की तो बात कर रहे हैं, तो एक रिफ्लेक्टेड रे होती है। ये क्या होती है, रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोल गया ये, इसने बोला ऐसे लाइट आई बेटा, उसको हमने क्या बोला, इंसिडेंट रे बोला। इस रे ने इस प्लेन मिरर पे क्या करा, स्ट्राइक करा। यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद बेटा ये जो आई थी ना, ये वापस चली गई उसी मीडियम के अंदर। ये एक मीडियम था, आई, टक्कर मारा, वापस चली गई, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये जो हुआ ना ये रिफ्लेक्शन हो गया। जैसे दीवार है बेटा, मैंने दीवार पे ऐसे बॉल मारी, वो बॉल उस दीवार से टकरा के वापस आएगी ना, इसी मीडियम में आएगी ना, मेरी ही तरफ वापस आएगी ना वो, तो वो जो टक्कर मार के वापस आ गई वो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये जो टक्कर मार के वापस चलेगी ना, ये रिफ्लेक्शन हो गया। तो जो आई थी टक्कर मारने वो थी इंसिडेंट रे, और जो वापस चली गई उसको बोला जाता है बेटा रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोला जाता है उसको, रिफ्लेक्टेड रे। इतनी बात समझ में आई, एक इंसिडेंट रे होती है और जो स्ट्राइक करके वापस चली गई उसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। याद रखोगे तुम दोनों को, ठीक है, आज से भूलना नहीं है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है बेटा नॉर्मल। ये क्या होता है, एन इमेजनरी लाइन। यहां से देखो इमेजनरी लाइन है, ये एक्चुअल में नहीं होता, ये एक इमेजनरी लाइन है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री to the line representing the mirror at the point where the incident ray strikes the mirror. This line is known as normal to the reflecting surface at that point. क्या बोल गया ये, इसने बोला बेटा कि ये अपने पास सरफेस था ये सरफेस, इंसिडेंट रे आई, यहाँ स्ट्राइक करी, रे वापस चली गई, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो जहां पे ये स्ट्राइक करी थी बेटा, जहां पे इंसिडेंट रे ने इस प्लेन मिरर, ये जो मिरर ले रखा है जिसको मैं सरफेस बोल रही हूँ, तो इसने जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करा था ना, उस पॉइंट के ऊपर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो 90 डिग्री के एंगल पे। कितना एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल तो तुम समझते हो, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल पे उस पॉइंट पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे ने स्ट्राइक करा था सरफेस पर। ठीक है, मान लो इसने ऐसे यहां पे स्ट्राइक कर दिया ऐसे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना बेटा, यहाँ पे अगर मैं 90 डिग्री के एंगल पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। क्या बोलेंगे हम इस लाइन को, नॉर्मल बोलेंगे। ये इमेजिनरी लाइन होती है, ये एक्चुअल में नहीं होती। तो इमेजिनरी लाइन है मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल बनाएगी बेटा, ये देखो इधर वाला एंगल 90 डिग्री, इधर वाला एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल का तुमको पता है ना, ऐसे जो सीधा ये 90 डिग्री का एंगल इधर, 90 डिग्री का ही एंगल इधर, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे ने मिरर को स्ट्राइक करा था ना, उस पॉइंट के ऊपर अगर एक सीधा परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ कर दूं, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री के एंगल पे अगर मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूं, उसी सीधी लाइन को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, नॉर्मल बोलते हैं। तीनों बात समझ आई। देखो इंसिडेंट रे आई, प्लेन मिरर का मैंने सरफेस ले रखा है, इस पॉइंट पे इसने स्ट्राइक करा, जिस पॉइंट पे इसने स्ट्राइक करा वहां से वो रे फिर वापस क्या हो गई, रिफ्लेक्ट होगी। तो इसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे उसने स्ट्राइक करा, अगर मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं 90 डिग्री के एंगल पे, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे ही तो होगा, तो यहाँ पे जो मैं लाइन ड्रॉ कर दूं उस लाइन को मैं नॉर्मल बोलती हूँ। क्या बोलते हैं हम उसको, नॉर्मल बोलते हैं। तो ये तीनों चीजें अब तुमने याद रखनी है। इंसिडेंट रे जो आई, जिसने स्ट्राइक करा, रिफ्लेक्टेड रे जो वापस गई, और उस पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट पे स्ट्राइक हुआ था उस पॉइंट के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे, इमेजिनरी लाइन होती है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, इमेजिनरी लाइन है, उसको हम बोलते हैं बेटा नॉर्मल। क्या बोलते हैं उस लाइन को हम लोग, नॉर्मल बोलते हैं। अब ये तीनों चीजें दिमाग में बिठा लो, भूलनी नहीं है। नेक्स्ट है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहीं पे आके टक्कर मारी है, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये है नॉर्मल। तीनों चीजें होगी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, यहां पे सीधी लाइन, नॉर्मल, यही पढ़ा है अब तक, ठीक है। अब नॉर्मल के साथ बेटा, जो नॉर्मल वाली लाइन है उस लाइन के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी, ये वाला एंगल बनाएगी, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ
ये देखो, ये तुम्हारा नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये तुम्हारी इंसिडेंट रे है, जी हाँ ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का ये वाला एंगल, इसको बोला जाता है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं हम इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई से दिखाते हैं, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है ये बात। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में ये जो एंगल बनेगा, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बनता है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, ये रहा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ आ गया, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर है। यहाँ तक 5 चीजें सीख ली है हमने। इंसिडेंट रे सीख ली हमने, रिफ्लेक्टेड रे सीख ली हमने, नॉर्मल सीख लिया हमने, एंगल ऑफ इंसिडेंस सीख लिया हमने, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सीख लिया हमने। 5 चीजें सीख ली हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो बेटा, अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, यही तो पढ़ना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखो when rays of light are incident on an opaque smooth polished surface, स्मूथ पोलिस्ड ओपेक सरफेस होना चाहिए, उसके अंदर से ऐसे पास नहीं होनी चाहिए, पास नहीं होनी चाहिए, पीछे से पोलिस्ड होना चाहिए। ये जो देखो, ये जो हमेशा ऐसे दिखाते हैं, इसका क्या मतलब होता है बेटा, ये कंघा नहीं है, कॉम नहीं है ये, ठीक है। इसका मतलब होता है कि पीछे से सरफेस कैसा है, पॉलिश्ड सरफेस है, हमने उसको पीछे से पॉलिश कर रखा है। अपने घरों में जो मिरर होते हैं ना, जो हम देखते हैं, वही वाले मिरर की बात कर रही हूँ मैं, वो प्लेन मिरर होते हैं, वो पीछे से पॉलिश्ड होते हैं, सामने से स्मूथ होते हैं, ठीक है, ओपेक होते हैं, आर पार नहीं दिखता ना, हमको उनमें से आर पार नहीं दिखता ना। तो ऐसे सरफेस बेटा, व्हेन रे ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ऑन एन ओपेक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है, पीछे से पॉलिश्ड है, सामने से स्मूथ है और ओपेक है, ठीक है। दे आर बाउंस्ड बैक इन द सेम मीडियम, जो लाइट वहां पे जब स्ट्राइक करती है बेटा ऐसे किसी भी सरफेस पे, ऐसे सरफेस का एग्जांपल है प्लेन मिरर जो अपने घरों में लगे होते हैं। तो ऐसे किसी भी प्लेन मिरर से या ऐसे किसी भी सरफेस से जब लाइट आके स्ट्राइक करती है बेटा, तो वो लाइट क्या होती है, बाउंस बैक हो जाती है इन द सेम मीडियम। जिस मीडियम से गई थी उसी मीडियम में वापस वो क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। इसी फिनोमिनन को बोलते हैं दिस फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी फिनोमिनन को बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। लाइट गई किसी ओपेक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस जैसे प्लेन मिरर होता है, उस पे उसने जाके स्ट्राइक करा, स्ट्राइक करने के बाद वो लाइट बेटा वापस मुड़ जाती है, वापस मुड़ जाती है, उसके अंदर एंट्री नहीं करती। अंदर एंट्री कर जाएगी तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। आर का फर्क होता है, रिफ्लेक्शन की बजाय रिफ्रैक्शन हो जाएगा, वो तुम 10th क्लास में पढ़ोगे। रिफ्रैक्शन नहीं होता, वापस मुड़ जाती है। जब लाइट वापस मुड़ जाए ना तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन हो गया, गई टक्कर मारी इस पॉइंट पे, वापस मुड़ गई, क्या हुई, वापस मुड़ गई। इसको बोला जाता है बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई बात समझ में। जिस मीडियम से आई थी, ये एक मीडियम है, ठीक है, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस घूम गई, उसी मीडियम में मैंने ऐसे बॉल मारी, मेरी बॉल इसी मीडियम में वापस आ गई, रिफ्लेक्शन हो गया। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। तो ये होता है बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है मेरा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा सरफेस होगा, जो ओपेक होगा, स्मूथ होगा, पॉलिश्ड होगा। वो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा, वो लाइट को वापस बाउंस बैक कर देता है। आई बात समझ में, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं, मतलब लाइट जहां से रिफ्लेक्ट हो रही है तो कुछ नियम कानून फॉलो करने पड़ते हैं उसको। ऐसे उसकी मर्जी से काम नहीं चलता कि उसका जहां मन करेगा वहां मुड़ जाएगी, नहीं, कुछ उसको नियम रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। इनको बोलते हैं बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, आज से दिमाग में बिठा लेने हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा ना बेटा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा।
ये मेरा कोई प्लेन सरफेस है, मिरर है, ये मेरी इंसिडेंट रे आई, आ गई भाई, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये मेरी वापस चली गई रिफ्लेक्टेड रे। तो ये कह रहा है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना ना, एंगल आई, ये हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ये है फर्स्ट लॉ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये होना चाहिए हमेशा। ठीक है, एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होता है। सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड लॉ कहता है बेटा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीन चीजें थी ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हाँ, टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाई इन सेम प्लेन। ये कह रहा है कि ये मेरे पास कोई सरफेस है, ये मेरी इंसिडेंट रे आई, ये मेरा नॉर्मल बन गया, सही नहीं बना, दोबारा बनाती हूँ मैं। ये मेरा सरफेस, ये इंसिडेंट रे आई, इस पॉइंट पे बेटा ये नॉर्मल बन गया, ये रिफ्लेक्टेड रे चली गई। तो सेकेंड लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन के अंदर होनी चाहिए, एक ही प्लेन के अंदर ये तीनों होनी चाहिए। ये है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आई बात समझ में? फर्स्ट लॉ कहता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। सेकेंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों की तीनों चीजें एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करनी चाहिए, मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। क्लियर है मेरी बात? दोनों लॉ समझ आए? ठीक है, आज से ये तुमने याद रखने हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन होता है ये दो तरीके से होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखो पहले समझते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है ना बेटा, ये मान लो अपने पास कोई सरफेस है, ठीक है, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइट रह गई, ये गई बहुत सारी, इंसिडेंट हुई, यहाँ पे इंसिडेंट हो गई, ये सारी इंसिडेंट रे हैं, एक दूसरे के सारी क्या है, पैरेलल है। तो जैसे ही ये स्ट्राइक हुई बेटा, सारी की सारी क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, हर एक का यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, इसका यहाँ पे नॉर्मल है, इसका यहाँ पे, जहाँ पे भी उसने टक्कर मारी वहीं पे नॉर्मल बनेगा। नॉर्मल के साथ इक्वल एंगल बनाएंगी, उधर से भी और उधर से भी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सारी की सारी इस डायरेक्शन में क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है बेटा, ये तब होता है जब सारी की सारी पैरेलल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद जब रिफ्लेक्टेड रे बनी, तो वो भी सारी एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, पैरेलल ही होनी चाहिए। तो वो जो अपना रिफ्लेक्शन है ना, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन। आई मेरी बात समझ में? यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे जितनी इंसिडेंट रे थी वो सारी एक दूसरे के पैरेलल थी, तो जब वो रिफ्लेक्ट हुई ना, तो रिफ्लेक्टेड रे भी सारी एक दूसरे के पैरेलल ही हैं। अगर ऐसी कंडीशन है ना, तो वो अपना रेगुलर रिफ्लेक्शन है। आई बात समझ में? When all the parallel rays reflected from a rough और, अच्छा ये इसने ये वाला यहां से देखो बेटा, when all the parallel incident rays reflected from a rough और इसने दोनों ही irregular दे दिए, दोनों ही लाइन irregular की लिख दी। देखो बेटा ये इसने दोनों ही irregular लिख रखे थे, कोई बात नहीं। देखो, when all the parallel rays reflected from a smooth surface are parallel, all the parallel rays reflected from a smooth surface are parallel, मतलब इंसिडेंट रे आई वो भी पैरेलल थी, रिफ्लेक्टेड रे जो गई वो भी क्या है, पैरेलल है। तो इस रिफ्लेक्शन को, रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आई बात समझ में? मैंने इसको करेक्ट कर दिया है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा था, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है, व्हेन ऑल द पैरेलल इंसिडेंट रेज, देखो इंसिडेंट रेज जो आई वो सारी की सारी पैरेलल हैं, इंसिडेंट रेज क्या है, सारी की सारी पैरेलल हैं, लेकिन वो जहां पे उन्होंने आके स्ट्राइक करा ना बेटा, वो सरफेस स्मूथ नहीं है, उबड़ खाबड़ रास्ता है। कैसा है, उबड़ खाबड़ है, स्मूथ सरफेस नहीं है। तो जब उन्होंने इस पे स्ट्राइक करा बेटा, जो रफ सरफेस था, तो जो रिफ्लेक्ट होके गई रेस वो सारी की सारी पैरेलल नहीं थी। देखो ये तुमको पैरेलल दिख रहे हैं, किसी का मुंह किधर है, किसी का किधर है, किसी का किधर है, किसी का किधर है, ये पैरेलल नहीं है। आई थी पैरेलल लेकिन गई है नॉन पैरेलल। क्यों गई, क्योंकि जिस सरफेस से उन्होंने स्ट्राइक करा था ना बेटा, वो सरफेस रफ था, उबड़ खाबड़ रास्ता था, प्लेन स्मूथ सरफेस नहीं था, इसलिए सारी की सारी नॉन पैरेलल होके गई हैं। इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है ना, उसको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आई तुमको मेरी बात समझ में? When all the parallel incident rays reflected from a rough or irregular surface, सरफेस ही रफ है, तो
आर नॉट पैरेलल, तो जब वो रिफ्लेक्ट हुई बेटा वो पैरेलल नहीं थी, तो रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज्ड या फिर इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसे रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज्ड या फिर इररेगुलर रिफ्लेक्शन हम बोलते हैं। आई तुमको बात समझ में? ये रेगुलर है, ये इररेगुलर है। क्लियर है? इजी था, कुछ ज्यादा मुश्किल बात नहीं थी इसके अंदर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा, इसका डिफरेंस दे रखा है, देखो याद करना है तुमने, इंपॉर्टेंट है। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है तुमको समझ आ गया ना? ठीक है, ये तुमने याद करना है। रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है व्हेन पैरेलल रेज फॉल ऑन अ स्मूथ सरफेस दे आर रिफ्लेक्टेड बैक एज पैरेलल रेज ओनली, दिस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। आई भी पैरेलल, गई भी पैरेलल। व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल अपॉन एन इररेगुलर सरफेस, पैरेलल रे आई किसी इररेगुलर रफ सरफेस के ऊपर, वो गिरी, वो रिफ्लेक्ट बैक हुई इनटू ऑल द डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस में चली गई बेटा, नॉन पैरेलल होके गई, पैरेलल होके नहीं गई, दिस इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसको बेटा स्पेकुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसको इररेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, एक और नाम है। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज, इसमें इमेज बनती है। क्या बनती है इसमें? इमेज बनती है। मिरर के सामने हम खड़े होते हैं, हम देखते नहीं, हमारी इमेज बनती है ना, ठीक है, इसमें इमेज बनती है। इसमें इट इनेबल्स अस टू व्यू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट, जो अपने आसपास इतनी सारी हमको चीजें दिख रही हैं, क्या सबका स्मूथ सरफेस है? ऑब्वियसली नहीं है। कहाँ इतना स्मूथ सरफेस है? नहीं है। तो वो सारा का सारा क्या है? वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। हमको इट इनेबल्स अस टू व्यू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, इसका एग्जांपल है प्लेन मिरर में जो हमको इमेज दिखती है। फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट थ्रू अ वॉल, किसी दीवार से, किसी और ऑब्जेक्ट से, ये जितने रिफ्लेक्शन होते हैं ना, जहाँ पे भी चीजें बिल्कुल प्लेन नहीं है, वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? इरेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, कर लोगे तुम इसको याद? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा, जो इमेज बनती हैं, जो इमेज बनती हैं वो दो टाइप की बनती हैं, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। एक रियल में होती हैं, एक होती है वर्चुअल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तुमने ध्यान रखना है इसका। जो रियल इमेज होती है ना, लाइट रेज एक्चुअली मीट टू फॉर्म अ रियल इमेज। ये कैसे एक्चुअली मिलती हैं? ये बेटा तुम 10th क्लास के अंदर पढ़ोगे, वहां पे तुमको इमेज फॉर्मेशन करना है, ठीक है। वहां पे तुम कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, लेंस वगैरह सब की बात करोगे, तो वहां पे तुमको सिखाया जाएगा कि इमेज कैसे बनाते हैं। तो वहां पे तुम देखोगे कि लाइट रे जो है ना, वो कैसे तो एक्चुअली मिलती हैं और कैसे वो एक्चुअली ना मिलके हम उनको पीछे की साइड या आगे की साइड, मतलब इमेजिनरी उनको बढ़ा के मिलाते हैं। तो इसमें बेटा लाइट रे एक्चुअली मिलती हैं, वर्चुअल इमेज में वो एक्चुअली नहीं मिलती, उनको हम लोग एक्सटेंड करके ऐसे मिला देते हैं, एक्चुअल में नहीं मिलती। ये तुमको 10th क्लास के अंदर जाके क्लियर होगा कि ये क्या होता है, ठीक है। अभी तुम्हारे दिमाग में ये पिक्चर नहीं छपेगी, कोई बात नहीं, 10th क्लास में जाके ये तुमको सिखाया जाएगा कि इमेज कैसे बनाते हैं, वहां पे तुम्हारे ये चीजें समझ आ जाएंगी। इमेजेस, इसमें इन्वर्टेड इमेज बनती है बेटा। इन्वर्टेड मतलब देखो, ये ऐसे था तो इसकी इमेज ऐसे बनेगी, उल्टी। कैसे बनेगी? उल्टी बनेगी। तो इसमें इमेज इन्वर्ट बनती है, इसमें इरेक्ट बनती है, मतलब सीधी, ऐसे है तो ऐसे ही सीधी, ठीक है। वर्चुअल सीधी बनती है, इसमें इन्वर्टेड बनती है। इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ये रियल इमेज होती है, ये रियल में होती हैं, ठीक है। तो इनको स्क्रीन के ऊपर हम लोग ले सकते हैं, जबकि ये वाली बेटा वर्चुअल इमेज को कभी भी स्क्रीन पे नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअल में है ही नहीं, वो एक्चुअल में है ही नहीं। दिस इमेज इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड बिहाइंड द लेंस, मिरर के आगे होते हैं, लेंस के पीछे होते हैं। दिस इज बिहाइंड द मिरर एंड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इसमें इसका उल्टा होता है। इसको हम वी कैन रीच टू इट, हम इसको इस तक पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में है, ये चीज एक्चुअल में है, यहाँ पे नहीं पहुंच सकते क्योंकि ये वर्चुअल है बेटा, ये एक्चुअल में नहीं है। आई मेरी बात समझ में? तो ये जो चीज है ना बेटा इमेज के बारे में, ये तुमको 10th क्लास के अंदर जाके अच्छे से क्लियर होगी, क्योंकि वहां पे तुमको इमेजेस बनाना सिखाया जाएगा, ठीक है। वहां पे लेंस भी, कॉन्वेक्स लेंस भी, कॉन्केव लेंस भी, मिरर भी, कन्वेक्स मिरर भी, कॉन्केव मिरर भी, सबकी इमेजेस तुमको वहां पे बनानी सिखाई जाएंगी। वहां पे तुमको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इमेज जो है ना रियल कैसे बनती है और वर्चुअल कैसे बनती है, चीजें कैसे होती है, इरेक्ट कैसे होगी, इन्वर्टेड कैसे होगी, साइज कैसा होगा, किसी का साइज डिमिनिस्ड होगा, किसी का साइज एनलार्ज्ड होगा, कैसे होगा, ये सारी की सारी चीजों को जो है ना तुम 10th क्लास के अंदर करोगे, वहां पे इन डिटेल यही चीजें, ठीक है। तो अभी अगर तुमको चीजें क्लियर नहीं हुई तो टेंशन नहीं लेना है, अभी ये चीजें तुम्हारे इतनी है भी नहीं, ये 10th क्लास का टॉपिक है बेटा, वहां पे तुम अच्छे से इसको करोगे, ठीक है। अब देखो प्लेन मिरर में देखो इमेज कैसे बनती है। प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर के सामने तो तुम रोज खड़े होते हो, तुम रोज अपनी इमेज को देखते हो, है कि नहीं?
जी हाँ, प्लेन मिरर के सामने तो मैम रोज खड़े होते हैं, दिन में 10 बार खड़े होते हैं, 10 बार ऐसे बालों को ऐसे ऐसे करके देखते हैं, फेस को ऐसे ऐसे करके देखते हैं। प्लेन मिरर की इमेज हमको पता है, हमारी इमेज कैसे बनती है। देखो, जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है ना बेटा, वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है। तुमको अपनी फोटो सीधी दिखती है कि उल्टी दिखती है? प्लेन मिरर के सामने जब हम ऐसे खड़े होते हैं तो हमको हमारी फोटो, उसमें जो हमारी इमेज है वो हमको सीधी दिखती है कि उल्टी दिखती है? सीधी दिखती है ना। अच्छा, वो जो उसमें दिख रहा है वो एक्चुअल में तो नहीं है ना, वो इमेज है ना। और वो कैसी इमेज है? वो वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है वो? उसके अंदर वर्चुअल इमेज है। तो इमेज जो इसमें बनती है बेटा प्लेन मिरर में, वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। कैसी बनती है? वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। क्या बोला? लेटरली इन्वर्टेड। इस बात का क्या मतलब है? देखो बेटा, यहाँ पे मिरर है, ये क्या है? मिरर है। तो इधर अगर ये मैंने ऐसे लिखा P, तो इधर ये मेरे को ऐसे दिखेगा। दिखता है कि नहीं दिखता? तुम बताओ। मिरर के सामने अगर मैं खड़ी हूं और ये मेरा क्या है? ये मेरा राइट हैंड है, तो मिरर की साइड से तो ये मेरा लेफ्ट हैंड दिखेगा ना। मिरर की साइड से ऐसे दिखेगा ना? यस और नो? यस, ऐसे दिखेगा ना। तो इधर से तो ये मेरा क्या बन गया? लेफ्ट बन गया। और जबकि था ये मेरा क्या? राइट था। इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं हम इसको? लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। कि लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि जो चीज अपने राइट होती है वो इमेज की लेफ्ट होती है, जो अपनी लेफ्ट होती है वो इमेज की राइट होती है। इसको बोला जाता है बेटा लेटरल इन्वर्जन। आई तुमको बात समझ में? मिरर में ऐसे ही तो होता है, ये मेरा राइट है लेकिन मिरर में मेरी इमेज का ये क्या है? लेफ्ट है। ऐसे ही है, ठीक है। तो size of the image formed by a plane mirror is equal to size of the object। हाँ, जितना साइज होता है बेटा जो सामने ऑब्जेक्ट खड़ा है, उतना ही साइज की उसकी क्या बनती है? इमेज बनती है। ऐसे तो नहीं होता कि मैं हूं तो इतनी और मेरी मिरर में, प्लेन मिरर में मेरी इमेज इतनी दिख रही है या इतनी दिख रही है, ऐसे तो नहीं होता। सेम ही साइज की क्या बनती है? इमेज बनती है। इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ये क्या कह रहा है? ये ऐसे कह रहा है बेटा, जैसे ये मिरर है तो ये जो डिस्टेंस है ना, जितने डिस्टेंस पे क्या खड़ा है? ऑब्जेक्ट खड़ा है, उतने ही डिस्टेंस पे मिरर के पीछे उसकी क्या बनती है? इमेज बनती है। ये वाला साइज भी सेम बनता है और ये वाला जो डिस्टेंस है ना, मिरर से जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, ये भी क्या बनता है? और इमेज का ये भी सेम रहता है। आई मेरी बात समझ में? ये वाला डिस्टेंस मिरर से आगे भी और पीछे भी सेम रहेगा और ये वाला जो इमेज का और ऑब्जेक्ट का साइज है वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। इमेज वर्चुअल होती है, इमेज सीधी होती है, इरेक्ट होती है। और इमेज कैसी होती है? लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट का राइट जो होगा वो इमेज का लेफ्ट होगा, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज का राइट होगा, मतलब उल्टा हो जाता है। लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं हम इसे। आई बात समझ में? ऐसे बनती है बेटा प्लेन मिरर के अंदर इमेज। क्लियर है? ठीक है, याद रखना है तुमने, इसको भूलना नहीं है। आगे चलते हैं। ये रहा, देखो। An image on an object is formed in a plane mirror as shown below। जैसे इसमें दिखा रखिए, ये अपने पास प्लेन मिरर है बेटा, ये पीछे से कैसा है? पॉलिश्ड है, ठीक है। ये आई मेरी इंसिडेंट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। देखो बेटा, यहाँ पे रखा है मेरा ऑब्जेक्ट, ये रहा, ये क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट है। सामने क्या है? प्लेन मिरर है। पीछे से क्या है? पॉलिश्ड है। इतनी बात समझ आई? ठीक है। अब कहीं से किसी सोर्स से लाइट आएगी, इस ऑब्जेक्ट से टकराई, इस ऑब्जेक्ट से वो लाइट कहाँ पहुंची? फिर इस मिरर के ऊपर जाके गिरी, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से लाइट यहाँ इस मिरर के ऊपर जाके गिरी। तो ये जो लाइट गई बेटा, इसको मैं क्या बोलूंगी? इंसिडेंट रे बोलूंगी, ठीक है। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट से लाइट कहाँ पे जाके गिरी? इस मिरर पे ऊपर जाके गिरी, ये थी मेरी इंसिडेंट रे। अब इस पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करी है तो इस पॉइंट पे ये मेरा क्या हो गया? नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये रहा नॉर्मल। अब बेटा यहाँ से एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जितने एंगल पे ये नॉर्मल के साथ गिरी है, इतने ही एंगल पे ये वापस क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स। क्लियर है इतनी बात? अब बेटा इमेज कैसे बनेगी? देखो, इसको ये इधर से जो वापस चलेगी, अगर मैं इस रे को पीछे की तरफ क्या कर दूं? एक्सटेंड कर दूं, तो यहाँ पे बेटा मेरे को इमेज दिखेगी। यहाँ पे मेरे को क्या दिखेगी? इस ऑब्जेक्ट की इमेज मेरे को यहाँ पे दिखेगी। अगर मैं इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की साइड क्या कर दूं?
ऐसे एक्सटेंड कर दूं तो इस पॉइंट पे, ये ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, इस पॉइंट पे मुझे इसकी इमेज दिखेगी। ये जो पॉइंट होगा ना बेटा, ये जो डिस्टेंस है D1 डिस्टेंस इसको मान लिया, मिरर से आगे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इतने ही डिस्टेंस पे पीछे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। D1 इज इक्वल टू D2, दिस D1 इज इक्वल टू D2। और जितने साइज का ये ऑब्जेक्ट था इतने ही साइज की मेरी इसके पीछे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। आई बात समझ में? इस तरीके से बेटा प्लेन मिरर के अंदर इमेज बनती है। क्लियर है बात? ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा लेटरल इन्वर्जन। मैंने तुमको बता दिया है, एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन एन इमेज इज फॉर्म्ड इन अ मिरर, the left side of the object appears at the right side of the image and vice versa. This is called lateral inversion. मिरर के सामने ऐसे खड़ी हूँ, ये मेरा राइट हैंड है, मिरर में जो मेरी इमेज बनी हुई है उसका ये लेफ्ट हैंड है। तुम सबको पता है भाई, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ऐसे ही होता है ना, सबके घरों में है ना, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, ठीक है, ऐसे ही होता है मिरर के अंदर। इसी को बोलते हैं बेटा लेटरल इन्वर्जन, इसी को लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है। प्रॉपर डेफिनेशन तुम इस तरीके से याद करोगे, ठीक है। दोबारा से बोल देती हूँ, व्हेन एन इमेज इज फॉर्म्ड इन अ मिरर, लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स एट द राइट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा, दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। इसको लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। ये कह रहा है कि एक मिरर में जाके लाइट ने रिफ्लेक्शन कर लिया, एक मिरर पे जाके वो टकराई, वहां से वो रिफ्लेक्ट हो गई। ये कह रहा है क्या वो रिफ्लेक्ट होने के बाद दोबारा से भी रिफ्लेक्ट हो सकती है? रिफ्लेक्टेड लाइट है, क्या वो दोबारा फिर से रिफ्लेक्ट हो सकती है? तो इसका जवाब है कि हाँ, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ना, मान लो एक मिरर रखा था, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, तो वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट गई ना बेटा, वो भी दोबारा से रिफ्लेक्ट हो सकती है अगर उसको दोबारा से रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिल जाए तो। आई बात समझ में? इसका एग्जाम्पल है बेटा अपना हेयर सैलून। अपना हेयर सैलून, हम सब जाते हैं हेयर सैलून में, ठीक है, बाल वाल कटवाते हैं हम सब। वहां पे क्या होता है बेटा, हेयर सैलून के अंदर जैसे आगे से तो हमको सामने मिरर रखा होता है, तो हमको दिख रहा होता है, अपना सामने वाला हमको दिख रहा होता है। अब पीछे से अपने बाल कैसे कटें ये हमको नहीं दिख रहा होता, सामने वाले मिरर, सामने अगर सामने मिरर है तो हमको नहीं दिखेगा पीछे वाला हिस्सा। तो हेयर सैलून के अंदर तुम याद करोगे एक मिरर पीछे भी होता है ना, एक मिरर पीछे भी। तो वो जो पीछे वाला मिरर होता है ना, उसकी इमेज वहां से भी हमको सामने वाले मिरर के अंदर हमको अपना पीछे वाला हिस्सा भी दिख रहा होता है। किस किस को याद है ये बात? सबको याद है ये बात। इतने बड़े तुम हो गए हो कि तुम्हारे 8-10 बार तो हेयर कट हो ही चुके होंगे, है ना। तो हेयर सैलून के अंदर बेटा एक मिरर तो देखो हमारे सामने होता है, ये रहा, और एक मिरर ऐसे पीछे की साइड भी लगा होता है, जैसे इसने ये हाथ में उठा रखा है, ठीक है। हाथ में उठाने की जरूरत नहीं है, नाई की शॉप पे ये लगे होते हैं, सैलून में ये लगे होते हैं। एक मिरर पीछे की साइड होता है, एक आगे की साइड होता है, इस तरीके से होता है। और वो वहां पे क्या होता है बेटा कि जो सामने वाला हिस्सा है, मेरा जो सामने वाला हिस्सा है, ये तो मेरे को दिख जाता है, पीछे वाला हिस्सा मेरे को ऐसे नहीं दिखेगा जब तक पीछे भी एक मिरर नहीं लगा होगा। तो वहां पे लगा होता है, मेरे को पीछे के भी तो बाल देखने हैं ना, है ना। तो एक मिरर पीछे भी लगा होता है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अब वो जानते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे हो रहा है बेटा मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ना वो दोबारा से रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्टेड लाइट क्या हो रही है, दोबारा से रिफ्लेक्ट हो रही है। कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, देखो देखो बेटा, यहाँ पे बना लेती हूँ मैं, ये जैसे कोई मिंटू सिंह है, यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, एक मिरर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है तुमको। अब देखो बेटा ये इसका फ्रंट वाला हिस्सा है, ये इसका बैक वाला हिस्सा है, ये फ्रंट है, ये बैक है। अब देखो इसको अपने पीछे के बाल देखने हैं, तो क्या होगा बेटा, जो पीछे वाला हिस्सा है ना, जो पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला सिर का जो पीछे वाला हिस्सा है, यहाँ से लाइट जाके इस वाले मिरर पे गिरेगी, पीछे जो मिरर है उसके ऊपर गिरेगी। ये मिरर क्या करेगा, इस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट होके ये लाइट बेटा सामने वाले मिरर पे गिरेगी। पीछे वाले मिरर पे, इस वाले पोर्शन से पीछे वाले मिरर पे लाइट गई, उस वाले मिरर ने क्या करा, उस लाइट का रिफ्लेक्शन करा, रिफ्लेक्शन होके वो लाइट कहाँ पे जाके गिरी, सामने वाले मिरर पे जाके गिरी। सामने वाले मिरर पे जब ये गिरी, यहाँ से इस मिरर ने फिर से रिफ्लेक्शन करा, इस वाले मिरर ने, सामने वाले मिरर ने फिर से रिफ्लेक्शन करा। अब ये लाइट कहाँ पे पहुंची, जो बाल कटवा रहा था, मान लो मैं ही कटवा रही थी, अब वो लाइट पहुंची मेरी आंखों पर। कहां पर पहुंची, मेरी आंखों पर। तो अब यहां से ये लाइट गई थी, यहाँ पे आई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर मेरी आंखों पे गई। तो बेटा यहाँ पे फिर मेरे को इसमें ये वाली इमेज दिखेगी, सामने वाले मिरर में फिर मेरे को ये वाली इमेज दिखेगी। आई तुमको बात समझ में?
मैं दोबारा से समझाती हूँ। एक मिरर मेरे सामने लगा हुआ है, एक मिरर जैसे ये मेरे पीछे लगा हुआ है, ठीक है। तो मेरे को अपना पीछे वाला हिस्सा देखना है, सामने वाला तो मेरे को दिख रहा है, सामने मेरे को मिरर में मेरी इमेज दिख रही है, ठीक है। लाइट मेरे फेस से जाके मिरर से टकराई, वापस से मेरी आंखों पे आई, तो मुझे वो इमेज मेरी दिख रही है। अब पीछे वाली बात करते हैं। देखो, पीछे वाले हिस्से से लाइट गई, पीछे वाले मिरर पे टकराई, उस मिरर ने क्या कर दिया, लाइट का रिफ्लेक्शन कर दिया। वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ पहुंची, सामने वाले मिरर पे पहुंची। सामने वाले मिरर ने क्या करा, फिर से रिफ्लेक्शन कर दिया। जब सामने वाले मिरर ने फिर से रिफ्लेक्शन करा, तो फिर वो लाइट कहाँ पे पहुंची, मेरी आंखों के ऊपर पहुंची। तो अब वो लाइट दो बारी रिफ्लेक्ट होगी, एक बार पीछे वाले ने करी, फिर सामने वाले ने करी, फिर वो मेरी आंखों तक आई। तो अब सामने वाला मिरर जो है ना बेटा, वो मेरे को पीछे वाले मिरर की भी इमेज दिखाएगा जो मेरे पीछे था, क्योंकि वहां से लाइट वहां पे जाके गिरी थी ना, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके वहां पे गई थी ना, तो वो वाली इमेज भी मेरे को कहाँ दिखेगी, सामने वाले मिरर के अंदर दिखेगी। आई तुमको बात समझ में? तो ये होता है हेयर सैलून के अंदर। और ये किस लिए कैसे होता है बेटा, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ना, वो दोबारा से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यस, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, वो दोबारा से रिफ्लेक्ट हो सकती है। ठीक है, अब तुमको बात समझ में आई? अब देखो, इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेटा एक पेरिस्कोप डिजाइन करते हैं। क्या डिजाइन करते हैं, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है, पेरिस्कोप जो होता है ना, इसके अंदर ये एक ऐसा डिवाइस होता है, इसके अंदर दो मिरर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दो प्लेन मिरर। देखो जैसे ये रहा, एक प्लेन मिरर लगा दिया ये वाला, और एक प्लेन मिरर लगा दिया ये वाला। ये जो पेरिस्कोप है ना, ये है बेटा पेरिस्कोप। ये जो तुमको ऐसा सा दिख रहा है ना, एक डिवाइस इंस्ट्रूमेंट सा, ये होता है पेरिस्कोप। ये इंस्ट्रूमेंट पेरिस्कोप होता है। इसको बेटा ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहां पे मेरे को डायरेक्ट चीज नहीं दिख रही, डायरेक्ट मेरे को नहीं दिख रहा। मान लो मैं नीचे हूँ और मेरे को ऊपर का देखना है, जैसे ये मूवीज वगैरह में तुम बंकर देखते हो ना, सोल्जर्स जो होते हैं वो बंकर्स में होते हैं। तो मान लो ऊपर का देखना है, वो नीचे की साइड है, ठीक है, वो खुद नहीं जा सकते, लेकिन उनको ऊपर देखना है क्या चल रहा है, तो वो पेरिस्कोप को यूज कर सकते हैं। किसको यूज कर सकते हैं, पेरिस्कोप को। पेरिस्कोप को आप नीचे बैठे ही ऊपर वाला ऑब्जेक्ट देख सकते हो। कैसे देखोगे तुम लोग, देखो यहाँ पे मान लो ये अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है बेटा। यहाँ से लाइट गई, लाइट ने सामने वाले मिरर पे जाके स्ट्राइक करा, सामने वाले मिरर पे जाके उसने टक्कर मारी। इस मिरर ने उस लाइट को क्या कर दिया बेटा, रिफ्लेक्ट कर दिया। रिफ्लेक्ट होने के बाद उस लाइट ने कहाँ पे जाके टक्कर मारी, सेकंड वाले मिरर के ऊपर। और ये मिरर और ये मिरर जो होते हैं ना, ये मिरर 45 डिग्री के एंगल पे रखे होते हैं, ठीक है। अब इस वाले मिरर पे जाके इसने टक्कर मारी, अब इसने दोबारा से उस लाइट को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। दोबारा से क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। अब ये रिफ्लेक्टेड लाइट कहाँ पे पहुंची, हमारी आंखों के ऊपर पहुंची। तो हमको क्या दिखेगा, हमको इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी। दिखेगी कि नहीं दिखेगी, डायरेक्ट मेरी आंखों के सामने नहीं है ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट मैं इसको नहीं देख पा रही, लेकिन मैं इसको पेरिस्कोप की हेल्प से देख लेती हूँ। क्यों, पेरिस्कोप में मिरर इस तरीके से लगे होते हैं बेटा, एक मिरर यहाँ पे लगा हुआ है, एक मिरर यहाँ पे लगा हुआ है। जो लाइट यहाँ पे गई, उस लाइट वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर आ गई, फिर इस मिरर ने दोबारा से उस लाइट को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। तो वो लाइट फिर कहाँ पे पहुंच गई, मेरी आंखों के ऊपर पहुंच गई। तो मुझे इस मिरर के अंदर इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी। दिखेगी कि नहीं दिखेगी, दिखेगी, ठीक है। तो ये होता है पेरिस्कोप। अब देखो periscope uses two plane mirrors fixed at 45 degree angle. Light rays from the object strikes the top mirror. ऑब्जेक्ट से वो कहाँ पे गिरी, टॉप वाले मिरर पे गिरी। टॉप वाले मिरर ने उसको क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया डाउनवर्ड, नीचे की साइड उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। लाइट देन स्ट्राइक्स द बॉटम मिरर, फिर वो बॉटम वाले मिरर पे स्ट्राइक करेगी। बॉटम मिरर ने फिर उसको रिफ्लेक्ट कर दिया इनटू द ऑब्जर्वर्स आईज, नीचे वाले मिरर ने उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया ऑब्जर्वर की आईज। ड्यू टू टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, ऑब्जेक्ट नॉट डायरेक्टली विजिबल कैन बी सीन। दो बारी रिफ्लेक्शन हो गया, तो जो ऑब्जेक्ट हमको डायरेक्टली नहीं दिख रहा था ना, अब वो भी हमको दिखेगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब इस पेरिस्कोप के यूज होते हैं बेटा सबमरीन्स में टू सी अबोव वाटर, जो समुद्र के नीचे होते हैं ना, तो वाटर के ऊपर देखने के लिए। टैंक्स में टू ऑब्जर्व सराउंडिंग सेफली, टैंक्स वगैरह में हम उसको यूज करते हैं। सोल्जर्स इन बंकर्स टू सी आउटसाइड विदाउट एक्सपोजर, मतलब कोई भी ऐसी जगह बेटा जहाँ पे हमको डायरेक्टली नहीं दिख रहा, मान लो हम नीचे हैं, हमको ऊपर देखना है, ठीक है, तो हम पेरिस्कोप को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है पेरिस्कोप का अरेंजमेंट। आया आपको बात समझ में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा मल्टीपल इमेज। मल्टीपल इमेज का मतलब यही कि दो से ज्यादा इमेज बन जाती हैं। कैसे बनेंगी, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेन मिरर्स डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन द मिरर। देखो ये क्या होता है बेटा, ये एक फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा -1।
ये फॉर्मूला जो होता है, इस फॉर्मूले से 10th क्लास के अंदर पढ़ोगे आप ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से दो प्लेन मिरर हैं, दो क्या है, प्लेन मिरर हैं, वहां पे हमको मल्टीपल इमेज दिखेंगी। कैसे दिखेंगी बेटा, उनके बीच में कितना एंगल होगा वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। मान के चलो मेरा एंगल 60 डिग्री के एंगल पे मैंने दो प्लेन मिरर्स को रख रखा है, उनके बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री। तो 360 अपॉन थीटा कितना बन गया, 60 बन गया, -1, तो कितना बच गया बेटा, ये 5 बच गया। तो मुझे 5 इमेज दिखेंगी। कितनी इमेज दिखेंगी, 5 इमेज दिखेंगी। ये होता है मल्टीपल इमेज, मतलब 2 से ज़्यादा इमेज दिखती हैं हमको दो प्लेन मिरर की वजह से, जिनको साथ साथ रखा हुआ है, लेकिन उनको कितने एंगल पे रखा हुआ है ना, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। आई मेरी बात समझ में। तो उन दो प्लेन मिरर के बीच में जितना भी एंगल होगा, तो ये वाला फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे 360 अपॉन थीटा -1, तो हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि वहाँ पे कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, कितनी बारी रिफ्लेक्शन होता है वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये 10th क्लास के अंदर आएगा बेटा, ये वाला फॉर्मूला तुमको यूज करना। अभी तुम्हारे सिलेबस के अंदर ये फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैंने तुमको ये जस्ट ऐसे बताया है कि भाई इस तरीके से तुम निकाल सकते हो। यस बेटा, अब क्लाइडोस्कोप की बात करते हैं। देखिए क्लाइडोस्कोप जो होता है, ये बेटा एक टाइप का ऐसा सेटअप होता है, कुछ एक ऐसा डिवाइस हम बना लेते हैं जिसमें हमको कलरफुल पैटर्न्स मिलते हैं, मतलब देखने को मिलते हैं। ये क्या होता है बेटा, हम 3 ऐसे रेक्टेंगुलर शेप के प्लेन मिरर लेते हैं, ठीक है, 3 ऐसे रेक्टेंगुलर शेप के प्लेन मिरर ले लेते हैं और उनको फिर आपस में ज्वाइन करते हैं कुछ ऐसे तरीके से, जैसे प्रिज्म की शेप नहीं हो जाती है। देखो जैसे एक तो ये वाला हो गया इधर से, एक इसके पीछे उधर से, ये पीछे की साइड ये रहा, और एक ये रहा इधर से। तो इस तरीके से बेटा 3, मतलब देखो 2 एक प्लेन मिरर तो ऐसे जोड़ दिए, और इनके नीचे एक और प्लेन मिरर जोड़ दिया इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा 3 प्लेन मिरर्स को हम लोग जोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं, उनको बेटा एक जोड़ने के बाद एक सिलेंड्रिकल शेप का कोई बॉक्स लेंगे और उसके अंदर हम लोग इनको, ये जो हमने जोड़े हैं इसको इसके अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने इन तीनों प्लेन मिरर्स को जोड़ के इसमें डाल दिया। इसको बेटा कवर करते हैं ऊपर से और नीचे से, ठीक है, बोथ साइड से हम इसको कवर करेंगे। एक साइड पे हम छोटा सा होल कर लेंगे, एक साइड पे हम छोटा सा होल कर लेते हैं, जहां से लाइट क्या करेगी, इसमें एंट्री करेगी और यहां से हम देखेंगे भी। नीचे वाली साइड में फिर क्या करेंगे बेटा, कुछ पीस डाल देते हैं बैंगल्स के, टूटे हुए पीसेस, कलरफुल जो बैंगल्स होते हैं ना, उनके कुछ टूटे हुए पीसेस डाल देते हैं, ब्रोकन पीसेस। अब बेटा इसको अच्छे से हिलाएंगे इस सेटअप को। फिर ऊपर से जब हम देखेंगे ना, तो ये जो 3 मिरर यहाँ पे लगे हुए हैं ना, यहाँ पे ऐसे 3 मिरर लगे हुए हैं, इस तरीके से। तो बेटा यहाँ पे इन तीनों मिरर्स के बीच में वो जो लाइट गई वो फिर उन बैंगल से टकराई, फिर वहां पे यहाँ पे इन तीनों मिरर्स में क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो उस मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से जब हम ऊपर से देखेंगे ना बेटा इस होल में से, तो हमको यहाँ पे बहुत सारे कलरफुल पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, बहुत सारे कलरफुल पैटर्न्स। इससे डिवाइस को बेटा क्लाइडोस्कोप बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, क्लाइडोस्कोप। देखो क्लाइडोस्कोप कंटेन्स 2 और मोर रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस, जनरली 3 रिफ्लेक्टिंग फेस लेते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए तो तुमने 3 बोलना है। टाइटल टुवर्ड्स ईच अदर एट सर्टेन एंगल फॉर ऑब्टेनिंग ए सिमेट्रिकल पैटर्न, इस तरीके से रखते हैं बेटा उनको। देखो जैसे मान के चलो ये है मेरे पास 3 प्लेन मिरर है, ठीक है। मान लो 2 को तो तुम ऐसे जोड़ दो और तीसरे वाले को इनके नीचे ऐसे, कुछ इस तरीके से दिख रहा है तुमको, ठीक है। कुछ इस तरीके से जोड़ देते हैं बेटा तीनों मिरर्स को, कुछ इस तरीके से, देखो, ठीक है। अब इनके बीच में होगी बेटा मल्टीपल रिफ्लेक्शन, उसकी वजह से हमको सिमेट्रिकल पैटर्न देखने को मिलते हैं व्हेन व्यूड फ्रॉम द अदर एंड। जब हम यहाँ से देखेंगे ना, जिस साइड हमने तो छोटा सा होल छोड़ा था, जब हम वहां से देखेंगे तो हमको इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। दिस हैपन्स ड्यू टू फिनोमिना ऑफ रिपीटेड रिफ्लेक्शन। रिपीटेड रिफ्लेक्शन होते हैं बेटा क्योंकि अभी हमने पेरिस्कोप में करा था ना कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो होते हैं उसको दोबारा से भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने 3 मिरर्स लगा दिए, इनके बीच में आपस में मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाता है लाइट का, और उस मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने की वजह से हमको अलग अलग क्या दिखते हैं, पैटर्न्स दिखते हैं। आई बात समझ में। ये होता है बेटा क्लाइडोस्कोप। देखो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ मिरर
किसी एक मिरर पे जाके गिरी, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन अ वे दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्विवेलेंट टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो तो होगा ही। अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रिंसिपल, व्हाइट लाइट कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स पासेस थ्रू द कलर्ड ऑब्जेक्ट। जो व्हाइट लाइट गई बेटा तो नीचे क्या पड़े हैं, बेंगल के पीसेज पड़े हैं, कलर्ड पीसेज पड़े हैं, उन पे जाके लाइट लगी, वो क्या करेंगे, कुछ जिस कलर के वो हैं उस कलर को क्या करेंगे, वापस रिफ्लेक्ट करेंगे, बाकियों को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ड्यू टू दिस मोस्ट ऑफ द लाइट गेट एब्जॉर्ब बाय दीज ऑब्जेक्ट्स एज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देयर इज क्रिएशन ऑफ ब्यूटीफुल एंड इनोवेटिव पैटर्न्स। देखो इस तरीके का कोई बॉक्स लेंगे सिलेंड्रिकल शेप का, और उसके अंदर बेटा इन तीनों मिरर्स को ऐसे पुट कर देंगे, ठीक है। एक कार्डबोर्ड इधर वाली साइड लगाएंगे, एक पीछे की साइड लगाएंगे, मतलब उसको ढकने के लिए। इधर वाली साइड, एक साइड वाले में छोटा सा होल छोड़ देते हैं हम लोग, नीचे कुछ पीसेस डाल देंगे, कुछ कलर्ड पीसेस डाल देंगे, जरूरी नहीं बेंगल से डाले, कुछ और भी डाल सकते हैं, कलर्ड पीसेस डाल देंगे, लेकिन वो रिफ्लेक्टिंग होने चाहिए, ठीक है। अब लाइट गई बेटा, लाइट उनसे टकराई, लाइट इन मिरर्स में आपस में क्या करेगी, बार बार मल्टीपल रिफ्लेक्शन करेगी। वो बार बार जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, उसकी वजह से हमको बहुत ही ब्यूटीफुल से पैटर्न और इनोवेटिव पैटर्न, मतलब हर बारी जितनी बारी तुम देखोगे उतनी बारी तुमको अलग पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। इसका यूज करते हैं बेटा ये जो डिजाइनर होते हैं ना, अलग अलग चीजें जो डिजाइन करते हैं, वो लोग इस क्लाइडोस्कोप को यूज करते हैं, अलग अलग पैटर्न्स उनको आइडियाज मिल जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो उससे जो वो डिजाइनर होते हैं वो अपना काम करते हैं, ये होता है क्लाइडोस्कोप, ठीक है बेटा। तुमने ध्यान रखना है 3 प्लेन मिरर होते हैं, उनको इस तरीके से हम लोग जोड़ देते हैं, फिर किसी सिलेंड्रिकल बॉक्स में रखेंगे, वहाँ पे कुछ कलर्ड पीसेस डाल देंगे, जैसे बैंगल के डाल दिए, एक साइड छोटा सा होल करेंगे, एक साइड से कवर कर देंगे, उसको हिलाएंगे, फिर हम उसके अंदर देखेंगे तो हमको ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन बिटवीन द 3 मिरर्स हमको अलग अलग पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। आई बात समझ में, जितनी बार तुम देखोगे उतनी ही बार तुमको अलग अलग पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। ये होता है बेटा क्लाइडोस्कोप, ठीक है। इतना सा ही करना है तुमने, ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा सनलाइट, वाइट और कलर्ड। जो सनलाइट होती है दिखती तो हमको वाइट ही है, सनलाइट जो आ रही है दिखती तो हमको वाइट ही है, बट ये वाइट जो होती है बेटा इसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट, जी हाँ, सनलाइट इज वाइट इन कलर, हाउएवर दिस वाइट लाइट ऑफन डिस्पर्सेस इनटू सेवरल कलर्स व्हिच रिजल्ट्स इन डिफरेंट कलर्स ऑफ द स्काई एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। जो व्हाइट लाइट है बेटा हमको दिखती वो व्हाइट है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कलर्स से मिलके वो लाइट बनी होती है। व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, 7 कलर्स होते हैं व्हाइट लाइट के अंदर, ठीक है। जो सूरज से लाइट आ रही है ना, जो हमको व्हाइट दिखती है, उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, याद रखने हैं ये तुमने। विबग्योर होता है इसका फॉर्मूला, क्या होता है, विबग्योर, ठीक है। वी से होता है बेटा वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। ये तुमने याद रखना है, ये नाम याद कर लेना, विबग्योर, ठीक है। ये जो विबग्योर है ये 7 कलर्स हैं। कौन से 7 कलर्स है, जो व्हाइट लाइट के अंदर होते हैं, ठीक है। दिस अरेंजमेंट ऑफ 7 कलर्स ऑफ अ व्हाइट लाइट इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम। इसको बेटा स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जो 7 कलर्स होते हैं ना, इस तरीके से 7 कलर्स जो होंगे उनको स्पेक्ट्रम बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम उसको, स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब ये विबग्योर जो नाम है ना, ये तुमने भूलना नहीं है, ये तुमने याद रखना है। आगे देखते हैं, देखो दिस फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या होता है बेटा, कई बारी तुमने आसमान में भी देखा होगा, इंद्रधनुष देखते हैं ना, रेनबो, है ना, और कई बारी अपने आसपास भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पे हमको लाइट के 7 कलर्स दिख जाते हैं। तो ये जो व्हाइट लाइट है बेटा, जब ये 7 कलर्स में टूट जाती है ना, व्हाइट लाइट जब 7 कलर्स में अलग अलग टूट जाती है, इस फिनोमिना को डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। तो आज से तुमने याद रखना है, व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। देखो बेटा एक प्रिज्म होता है अपने पास, सबने देखा है प्रिज्म, देखा है, ऐसे ट्रायंगल की शेप का होता है ना, प्रिज्म होता है एक। अब प्रिज्म के ऊपर बेटा जब व्हाइट लाइट आके गिरती है, प्रिज्म के ऊपर जब व्हाइट लाइट आके गिरती है, तो वो जो व्हाइट लाइट है बेटा ये गई, जब ये प्रिज्म के अंदर जाती है तो ये फिर 7 कलर्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाती है। ये देखो तुमको दिख रहे हैं ना 7 अलग अलग कलर्स, तो ये जो 7 कलर्स के अंदर जो ब्रेक डाउन हो गई व्हाइट लाइट, इसी फिनोमिना को डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम इसको, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। प्रिज्म जो होता है ना, प्रिज्म डिस्पर्सन ऑफ लाइट करता है। प्रिज्म के अंदर से जब लाइट पास होती है बेटा, तो वो 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर टूट जाती है,
ठीक है। तो प्रिज्म ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट दिखाता है। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर्स इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमिना। रेनबो देखा है ना सबने बारिश के बाद। तो आसमान में क्या होता है बेटा, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। बारिश हुई है जस्ट अभी अभी, तो आसमान में क्या प्रेजेंट है, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है। तो जब सन की लाइट उन ड्रॉपलेट्स से टकराती है ना, तो उन ड्रॉपलेट्स में वो लाइट 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है, और हमको आसमान में क्या दिखते हैं, वो 7 कलर्स दिखते हैं, रेनबो दिखता है। देखा है ना सबने। क्यों, बारिश के मौसम में ये आता है ना, बारिश जब रुकती है और जब सन होता है, बारिश रुक चुकी है और वहां पे सन प्रेजेंट है, तो सन के अपोजिट डायरेक्शन में हमको क्या दिखता है, रेनबो दिखता है। तो बेटा जब आसमान में वाटर वेपर्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, तो वो पानी की बूंदे, वाटर ड्रॉपलेट्स पे जब लाइट गिरती है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स भी उस लाइट को 7 कलर्स में तोड़ देती हैं। आई बात समझ में। ये एक नेचुरल फिनोमिना है डिस्पर्सन ऑफ लाइट का, ठीक है। तो ये तुमने याद रखना है। आगे देखते हैं। यस बेटा, देखो बेटा, जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट होते हैं ना, उसका एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दी हुई है। ये एक्टिविटीज को तुम घर पे भी कर सकते हो और तुमने ये ट्राई करनी है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं बेटा, हम लोग घर पे एक ऐसा सेटअप बनाएंगे जिससे हम लोग लाइट को 7 कलर्स के अंदर ब्रेक डाउन होते हुए देखते हैं। क्या करना होता है, देखो मैं तुम्हारे लिए इसका वीडियो लेके आई हूँ। एक मिरर लेना है, प्लेन मिरर जो अपने घरों में अवेलेबल होते हैं वही। एक बोल में पानी लो, और उस इतना पानी लो बेटा कि वो जो मिरर है ना, वो आधा तुम्हारा पानी के अंदर डूब जाए, ठीक है। ये जो डूबा हुआ हिस्सा है ना मिरर का, ये फिर पानी के अंदर जो डूबा हुआ मिरर है, ये बेटा प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह, प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। तो प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा तो लाइट को क्या करेगा, 7 कलर्स के अंदर ब्रेक करेगा। तो अब क्या करना है बेटा, सामने सूरज है और उसके सामने तुमने एक व्हाइट कलर की शीट लगा देनी है। जब तुम ऐसे करोगे, ये देखो, ये मिरर लिया, पानी में डुबो रखा है इसका कुछ हिस्सा। अब सामने बेटा सन है इसके, और इसके सामने एक व्हाइट कलर की तुमने शीट लगा रखी है। तो ये जो डूबा हुआ हिस्सा है ना, ये प्रिज्म की तरह एक्ट करता है। तो ये लाइट को, जो सन से लाइट आ रही है, उसको इस तरीके से तुमको सामने व्हाइट पेपर के अंदर तुमको 7 कलर्स दिखते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस प्रिज्म ने, वो जो इसके ऊपर लाइट गिर रही थी सन की, यहाँ से सामने से जो लाइट गिर रही थी इसके ऊपर, इसने उसको 7 कलर्स के अंदर ब्रेक कर दिया। वो कलर्स तुमको सामने उस व्हाइट पेपर के ऊपर दिखते हैं। ये तुम घर पे ट्राई कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं है, बहुत ईजी है। और तुमको ये जो फिनोमिना है ब्रेक डाउन होने का, डिस्पर्सन ऑफ लाइट का, ये तुमको देखने को ऐसे मिलता है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। ये एनसीईआरटी की एक्टिविटी है बेटा, ये मैं तुम्हारे लिए लेके आई थी, तुमने इसको करके देखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा, इसी का एग्जाम्पल है, जो रेनबो की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू द वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। ये भी किसका एग्जांपल है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट का एग्जांपल है। पासिंग ऑफ सनलाइट थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म में से पास करते हैं तो भी वो 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू द सोप बबल्स, कई बारी तुमने देखा है ना, जो साबुन के जो बबल्स बन जाते हैं उनमें भी तुमको अलग अलग कलर्स दिखते हैं। देखा है, कहीं करके देखना। साबुन को बाहर कहीं ऐसी जगह पे बैठना जहाँ पे सन की लाइट आ रही है, और ऐसे साबुन के जो बड़े बड़े बबल्स होते हैं ना बेटा, उनमें भी तुमको मल्टीपल कलर्स दिखते हैं। ये वही वाले कलर्स हैं जो सनलाइट के कलर्स हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो वहां पे भी डिस्पर्सन का फिनोमिना होता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट ऑन द सीडीज, ये अभी तो कम मिलती हैं, जब हम छोटे थे तब तो ये वाली सीडी बहुत चलती थी। इनको भी जब तुम बाहर सनलाइट में लेके जाओगे ना बेटा, तो तुमको इस तरीके से 7 कलर्स दिखते हैं। यहाँ पे भी डिस्पर्सन का फिनोमिना होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल तुमने सारे याद रखने हैं। कहाँ कहाँ होता है, रेनबो की फॉर्मेशन होती है, वो भी डिस्पर्सन ऑफ लाइट होती है। प्रिज्म में से तुम सनलाइट को पास करवा दोगे तो भी डिस्पर्सन ऑफ लाइट होती है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट सोप बबल्स में से भी होती है, और जो सीडी होती है ना, ये वाली सीडी जो चलती थी, अब तो खैर कम मिलती है, पहले बहुत मिलती थी, अब तो पेन ड्राइव वगैरह का जमाना आ गया। तो बेटा इनमें भी क्या होती है, लाइट का डिस्पर्सन होता है, लाइट 7 कलर्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। यस बेटा, अब ह्यूमन आई की बात करेंगे, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आ गया है ह्यूमन आई। देखिए बेटा, ये अपनी आंख का एक स्ट्रक्चर डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको दिखाया गया है। यहाँ से आपको चीजें जो है ना वो अच्छे से समझ आएंगी। देखो, अपनी जो आंख होती है ना, वो बेटा इस तरीके से नियरली स्फेरिकल शेप की होती है, ठीक है। अपनी जो आंख होती है ना, वो कुछ इस तरीके से नियरली स्फेरिकल से शेप की होती है। देखो, जो सबसे फ्रंट पार्ट होता है ना बेटा, ये वाला सबसे फ्रंट वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्निया, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको, कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया बेटा आंख का सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ये अपनी आंख का प्रोटेक्टर होता है।
ये अपनी आंख को प्रोटेक्ट करता है। मान लो कोई भी नुकीली चीज़ है, कुछ भी ऐसा है, कोई डस्ट के पार्टिकल्स हैं या कोई भी चीज़ है, तो ये बेटा जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है ना, मेनली डस्ट पार्टिकल्स से, ठीक है, नुकीली चीज़ तो खैर पेनिट्रेट कर ही जाएगी, हमको बच के रहना चाहिए, लेकिन जो डस्ट वगैरह के पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा उनको ये कॉर्निया अंदर नहीं जाने देता, ये आंख को एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो सबसे बाहर वाला जो हिस्सा होता है, सबसे आउटर जो पार्ट है, ये ट्रांसपेरेंट से कलर का होता है बेटा, इसको कॉर्निया बोलते हैं। आई बात समझ में, ये कॉर्निया होता है, ठीक है, आज से तुमने नाम याद रखना है। सेकंड जो होता है बेटा, सेकंड होता है आइरिस। देखो ये तुमको ब्लू से कलर का पार्ट दिख रहा है, ये रहा ब्लू से कलर का ये वाला, ठीक है, ये होता है आइरिस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको आइरिस बोलते हैं। इसके पास बेटा कलर पिगमेंट होता है। क्या होता है इसके पास, कलर पिगमेंट। कलर पिगमेंट का मतलब किसी की आंखों का कलर कैसा है, किसी की ब्राउन आंखें हैं, किसी की ब्लू आंखें हैं, किसी की ब्लैक आंखें होती हैं ना, तो ये आइरिस की वजह से होती हैं कि ये आइरिस जो होता है ना, ये वाला पार्ट होता है, कलर्ड जो पार्ट होता है ना का, इसको आइरिस बोलते हैं, ठीक है। इसके पास कलर्ड पिगमेंट होता है। कलर पिगमेंट का मतलब है कि इसके पास कलर होता है, ठीक है। अब ये जो आइरिस होता है बेटा, आइरिस के सेंटर में ये ब्लैक ब्लैक सा तुमको दिख रहा है, ये होता है जो अपनी आंख के बीच में ब्लैक सा डॉट होता है ना, इसको बेटा प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, प्यूपिल बोलते हैं। जो आइरिस होता है ना, आइरिस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। प्यूपिल के यहाँ से बेटा लाइट एंट्री करती है, प्यूपिल के अंदर से लाइट एंट्री करती है। तो कितनी लाइट एंट्री करेगी, कितनी लाइट एंट्री करेगी, प्यूपिल का जो साइज होता है ना, ये छोटा बड़ा हो जाता है। तो प्यूपिल के साइज को छोटा बड़ा कौन करवाता है, आइरिस करवाता है। आइरिस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। आई बात समझ में, ठीक है। सबसे आगे फ्रंट वाला पार्ट होता है कॉर्निया, जो अपनी आंख को प्रोटेक्ट करता है, ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। उसके बाद एक कलर पिगमेंट कलर्ड पार्ट होता है, जिसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। आइरिस के सेंटर में एक बेटा एक ब्लैक से कलर का होल होता है, ठीक है, वो होता है प्यूपिल। वो जो प्यूपिल होता है, यहाँ से लाइट क्या करती है, अंदर एंट्री करती है। तो कितनी लाइट एंट्री, कई बारी एकदम से तेज लाइट आ जाती है, कई बारी डिम लाइट आती है। तो कई बारी जो है ना प्यूपिल को ज़्यादा खोलना पड़ता है, कई बारी तेज लाइट आ जाए तो इसको छोटा होना पड़ता है। ये सब कुछ कंट्रोल कौन करवाता है, ये आइरिस कंट्रोल करवाता है। कौन करवाता है, आइरिस कंट्रोल करवाता है। आई तुमको बात समझ में, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। अब आइरिस और कॉर्निया के बीच में यहाँ पे बेटा एक फ्लूइड सा भरा होता है, जिसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, एक्वस ह्यूमर। ये आंसू नहीं होते, कहीं तुम सोचो कि मैम जब आंसू आते हैं तो इसका मतलब यही एक्वस ह्यूमर ही बाहर आता होगा, नहीं, एक्वस ह्यूमर आंसू नहीं होते। ये बेटा वाटरी सा लिक्विड होता है। क्या होता है, ये वाटरी सा लिक्विड होता है। ये इस वाले पोर्शन में आइरिस और कॉर्निया के बीच में भरा होता है, ठीक है, ये एक्वस ह्यूमर होता है। अब आगे, अब बेटा प्यूपिल के बाद लगा होता है अपना ये व्हाइट कलर का तुमको दिख रहा है, ठीक है, ये होता है अपना लेंस, ठीक है। आंख के अंदर जो अपना लेंस होता है ना, ये होता है अपना लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, ये लेंस लिखा हुआ तुमने याद रखना है, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। अभी तुमको कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बारे में नहीं पता है, तुम 10th क्लास के अंदर जानोगे बेटा कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है। अभी वो तुम्हारा टॉपिक आया नहीं है, लेकिन तुमने याद रखना है कि जो आंख में जो लेंस होता है वो कौन होता है, वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब आगे देखो बेटा, अब ये लेंस हो गया अपना, ठीक है। ये लेंस जो होता है ना, ये लेंस का भी साइज घटता बढ़ता है, लेंस का, क्योंकि कुछ चीजें पास की देखनी है, कुछ चीजें दूर की देखनी है, ठीक है। कई बारी दूर की चीजें देखनी है, कई बारी पास की चीजें देखनी है। तो बेटा उस हिसाब से ये भी कभी अपने आप को ऐसे छोटा कर लेता है, कभी अपने आप को बड़ा कर लेता है। लेंस भी अपने आप को चेंज करता है, कभी छोटा कर लेगा, कभी बड़ा कर लेगा। अब इस लेंस को होल्ड करवा के बेटा, ये यहाँ पे दो मसल्स हैं, इनको बोलते हैं हम सिलरी मसल्स। क्या बोलते हैं, सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स का काम है इस लेंस को होल्ड करवा के रखना, ठीक है। इस लेंस को यहाँ पे पकड़ के रखती हैं, इनको हम बोलते हैं सिलरी मसल्स। जब छोटा होना होता है तो ये उसकी हेल्प करती हैं, जब उसको इलोंगेट होना है, बड़ा होना है, तो भी ये उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सिलरी मसल्स इस लेंस को होल्ड करके रखती हैं। इतनी बात समझ में आई। अब बेटा, अब लेंस के पीछे का जो पार्ट होता है ना, यहाँ पे भी बहुत सारा एक लिक्विड भरा होता है। उस लिक्विड को बेटा विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, विट्रस ह्यूमर। ये बेसिकली आंख की राउंड शेप, स्फेरिकल सी शेप बना के रखने में हेल्प करता है, इसको विट्रस ह्यूमर बोला जाता है। अब ये एक स्क्रीन होती है बेटा, ये क्या होती है, स्क्रीन होती है। इस स्क्रीन को बोलते हैं हम रेटिना। क्या बोलते हैं, ये जो लेयर है ना, जो ये वाली लेयर तुमको दिख रही है, यहाँ पे कई लेयर होती है, अभी तुमने एक ही पढ़नी है, रेटिना। तो जो ये अंदर वाली लेयर होती है ना, इसको रेटिना बोला जाता है। सबसे अंदर वाली लेयर को, इसको रेटिना बोलते हैं। हम जो भी चीज़ देखेंगे ना बेटा, हम सामने जो भी ऑब्जेक्ट देखेंगे, तो ये जो लेंस होता है ना, ये इस रेटिना के ऊपर उस चीज़ की इमेज बनाता है। क्या बनाता है, इमेज बनाता है। जैसे मैं मान लो अभी सामने इस
दीवार को देख रही हूँ, तो उस दीवार की जो इमेज मेरा लेंस बनाएगा ना, वो कहाँ पे बनाएगा, रेटिना के ऊपर बनाएगा। ठीक है, रेटिना जो होता है ना बेटा, ये स्क्रीन होती है आंख की अपनी, क्या होती है, ये स्क्रीन होती है, इसके ऊपर इमेज बनती है। याद रखना है तुमने आज से, स्क्रीन के ऊपर इमेज बनती है, और अपनी आंख की जो स्क्रीन होती है वो कौन होती है, रेटिना होती है। कहाँ पे इमेज बनती है, रेटिना के ऊपर इमेज बनती है, इस रेटिना के ऊपर इमेज बनती है। इसके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स रखती है ये। ठीक है, रोड और कौन सेल होते हैं, अभी मैं उसके बारे में भी बताऊंगी। अब बेटा इस रेटिना के ऊपर एक ऐसा पॉइंट भी होता है जहां पे कभी कोई इमेज नहीं बनती। ठीक है, उस पॉइंट को हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, ये नाम तुमने याद रखना है। रेटिना के ऊपर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता, उस पॉइंट को बेटा ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम उस पॉइंट को, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, ये था रेटिना का काम। अब रेटिना से आगे बेटा यहाँ पे ये देखो, तुमको कुछ ऑप्टिक नर्व्स दिख रही होंगी, ऐसे नर्व्स सी होती हैं। ये क्या करती हैं, जो रेटिना के ऊपर इमेज बनती है ना बेटा, वो इन्वर्टेड इमेज बनती है, मतलब उल्टी, इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है रेटिना के ऊपर। लेकिन हमको तो चीजें सीधी दिखती हैं, हमको तो चीजें उल्टी तो नहीं दिखती है ना। अगर इमेज उल्टी बनती है अपनी रेटिना के ऊपर, तो हमको तो सारे ऑब्जेक्ट्स फिर उल्टे दिखने चाहिए, लेकिन हमको तो सीधे दिखते हैं। वो इसलिए है बेटा क्योंकि जब यहाँ पे इमेज बनती है ना, तो यहाँ पे एक सिग्नल जनरेट होता है, और ये ऑप्टिक जो नर्व्स है ना, ये उस सिग्नल को कैरी करती हैं फिर ब्रेन तक। कहाँ तक लेके जाती हैं, ब्रेन तक लेके जाती हैं कि भाई इमेज बनी है। ब्रेन क्या करता है बेटा, उस इन्वर्टेड इमेज को फिर इरेक्ट करता है, सीधी कर लेता है। ठीक है, ब्रेन करता है इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट, फिर हमको चीजें कैसी दिखती हैं, सीधी दिखती हैं। ये है बेटा अपनी आई का स्ट्रक्चर। आई बात तुमको समझ में। ठीक है, इसको यहाँ से वीडियो को दोबारा से बैक करके एक बारी और देखना है, ताकि तुमको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। ये है अपनी आई का स्ट्रक्चर। अब आगे देखते हैं। यस बेटा, अब एक एक चीज को इन्होंने बता रखा है। कॉर्निया देखो, कॉर्निया अभी जो मैंने तुमको बताया वही वाली बातें हैं। कॉर्निया क्या होता है बेटा, ट्रांसपेरेंट कवरिंग प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ द आई, आई का सबसे बाहर वाला ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 6 लेयर्स, इसमें 6 लेयर होती हैं। ठीक है, टीयर फ्लूइड कवर्स कॉर्निया, इसके यहाँ पे बेटा टीयर फ्लूइड होता है, जो आंसू नहीं आते हैं वो टीयर फ्लूइड इस कॉर्निया को कवर किए हुए होता है। एंड प्रोटेक्ट्स द आई, और ये अपनी आंख को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। टीयर फ्लूइड तो यहाँ आगे होता है, वो अंदर जो एक्वस ह्यूमर था ना, वो टीयर फ्लूइड नहीं होता। सेकंड होता है बेटा आइरिस। आइरिस क्या होता है, यस, आइरिस क्या होता है बेटा, इट इज अ डार्क कलर्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया के बाद अभी दिखाया था ना, जो कलर्ड पार्ट होता है वो क्या होता है, अपना आइरिस होता है। आइरिस कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ओपनिंग, इसमें छोटी सी ओपनिंग थी ना ब्लैक कलर की, जिसको प्यूपिल बोलते हैं, थ्रू विच लाइट क्या करती है, एंटर्स इनटू आवर आईज, हमारी आंखों में प्यूपिल से लाइट क्या करती है, एंट्री करती है। आइरिस हैज कलरफुल पिगमेंट्स लाइक ग्रे, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, कलरफुल पिगमेंट होता है आइरिस। ठीक है, इसी से हमारी जो आंखों का कलर होता है ना सबका, किसी की ब्लैक है, किसी की ब्राउन है, वो इसी वजह से होता है। अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स द आई इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। हाँ, आंख के अंदर कितनी लाइट जाएगी, इसको कौन कंट्रोल करता है, आइरिस कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, प्यूपिल के साइज को छोटा बड़ा करता है वो। ठीक है, प्यूपिल के साइज को घटा बढ़ा सकता है। इन अदर वर्ड्स आइरिस कंट्रोल्स द प्यूपिल। हाँ, सेम बात है, आइरिस प्यूपिल को कंट्रोल करता है। अब उसके बाद लेंस होता है। इट इज लाइक अ स्फीयर ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द आई। हाँ, ये बेसिकली एक स्फीयर के मतलब स्फीयर ऑफ लिक्विड, स्फीयर ऑफ लिक्विड तो नहीं बोल सकते क्योंकि स्फीयर तो नहीं होता भाई, ये तो इन्होंने गलत लिख दिया। ये बेटा एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, बना होता है ये मसल से ही। ठीक है, मसल से ही बना होता है। प्रेजेंट इनसाइड द आई, आई लेंस इज लोकेटेड बिहाइंड द प्यूपिल विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज। ये क्या करता है, कॉन्वेक्स जो लेंस है बेटा, ये इमेज का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, इमेज का। कहाँ पे, रेटिना के ऊपर। ठीक है, ये स्फेरिकल शेप का ये बेटा शेप को लेता है। ठीक है, पास की चीज देखनी होंगी या दूर की देखनी होंगी, कभी लंबा होएगा, ऐसे इलोंगेट हो जाएगा, जैसे ये ऐसे सा था ना, तो कभी तो ये ऐसे इलोंगेट हो जाएगा, कभी ये ऐसे राउंड सा हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी फिक्स शेप नहीं होती कि ये स्फीयर शेप, नहीं, ऐसे नहीं होता। ये बेटा अपनी शेप को चेंज करता है। ऐसे है तो कभी अपने आप को ऐसे सीधा कर लेगा, कभी अपने आप को छोटा कर लेगा। मतलब इसको कितना डिस्टेंस की चीज देखनी है, दूर की देखनी है या पास की देखनी है, उस हिसाब से ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है। तो इसको स्फेरिकल शेप का नहीं बोलना। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा रेटिना। रेटिना क्या होता है, अभी मैंने तुमको बताया, इज अ लेयर लोकेटेड बिहाइंड द लेंस एट द बैक ऑफ द आई। आई के पिछले हिस्से में होता है। आई लेंस फोकसेस द लाइट दैट एंटर्स इनटू द आई ओवर द रेटिना। ठीक है, जो लेंस होता है ना,
जो अपना कॉन्वेक्स लेंस होता है आंख के अंदर, वो रेटिना के ऊपर क्या करता है, इमेज को बनाता है। रेटिना कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट नर्व सेल्स दैट परफॉर्म डिफरेंट टास्क। हाँ, इसके पास बहुत सारे टाइप के सेल होते हैं। देर आर सेंसरी सेल्स दैट डिटेक्ट द लाइट। इसके पास सेंसरी सेल्स होते हैं बेटा जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं। दे देन ट्रांसफॉर्म द इंफॉर्मेशन इनटू एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। दीज इलेक्ट्रिक इम्पल्सेज आर सेंट टू ब्रेन वाया द ऑप्टिक नर्व। ठीक है, यही बात है जो मैंने तुमको समझाई थी कि वहाँ पे सिग्नल जनरेट होता है और फिर वो जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो सिग्नल को कहाँ तक लेके जाते हैं, ब्रेन तक लेके जाते हैं। यहाँ पे बेटा दो टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, ये तुमने याद रखने हैं, एक रोड और एक कोन्स। क्या होते हैं, रोड्स एंड कोन्स। रोड्स को बेटा चॉपस्टिक्स भी बोलते हैं। जो रोड्स होते हैं ना, ये डिम लाइट को डिटेक्ट करते हैं। जो मंदी लाइट होती है ना, डिम लाइट, उसके लिए रोड्स, और जो तेज लाइट आएगी ना उसके लिए कोन्स होते हैं। ठीक है, दे गेट एक्टिवेटेड इन डार्कनेस और डिम लाइट इन रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट डार्क विजन। जब लाइट कम आती है बेटा तो ये जो रोड्स है ना ये एक्टिव हो जाते हैं, और जब लाइट तेज आती है दे रिएक्ट टू द ब्राइट लाइट एंड देयरफॉर सेंस कलर इन एन ऑब्जेक्ट। जब ब्राइट लाइट आएगी तो कौन से एक्टिव हो जाते हैं, जब डिम लाइट आएगी तो रोड्स एक्टिव हो जाते हैं। ये तुमने याद रखना है। आई बात समझ में? ठीक है, ये होती है रेटिना। अब आगे है बेटा, देखो यहाँ पे तुमको साफ दिख रहा होगा, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ना ये छोटा बड़ा होता है, इसको प्यूपिल बोलते हैं। ब्लैक वाला जो पार्ट है इसको प्यूपिल बोलते हैं, और इसके बाहर ये तुमको दिख रहा है कलर्ड पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। ये जो कलर्ड पार्ट है ये आइरिस है, और इसके सेंटर में जो ब्लैक पार्ट है ये क्या है, प्यूपिल है। और ये जो अपना ब्लैक पार्ट होता है ना बेटा ये ऐसे छोटा बड़ा होता है, क्योंकि ये लाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी लाइट आ रही है। आई इज स्फेरिकल इन शेप एंड हैज अ डायमीटर ऑफ 2.3 सेंटीमीटर। ये तुमने याद रखना है बेटा कि जो आंख होते हैं ना वो नियरली स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, उसका कितना डायमीटर होता है, 2.3 सेंटीमीटर। द इंटरनल स्ट्रक्चर आई ऑफ आई इंक्लूड्स कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, सिलरी मसल्स, रेटिना, नर्व सेल, ऑप्टिक नर्व, येलो स्पॉट, एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर। ये सारा कुछ हम डिस्कस कराए हैं बेटा। ठीक है, ब्लैक स्पॉट होता है, ये सारी चीजें हम लोग क्या कराए हैं, डिस्कस कराए। ये वही चीजें रिपीट में लिखी हुई है। आगे चलते हैं, केयर ऑफ द आई। यस भाई, आंख की हमको क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। ठीक है, हम सबको पता है, बचपन से सिखाया जाता है हमको आंख की क्या करनी चाहिए, केयर। देखो, वन शुड गो फॉर ए रेगुलर आई चेकअप। आई चेकअप कराना चाहिए हमको रेगुलरली। चश्मे पहनने चाहिए इफ आई साइट इज वीक। अगर आंखें कमजोर है ना बेटा तो जो नंबर तुमको दिया गया है चश्मा जरूर लगाना चाहिए। ऑलवेज स्टडी और वॉच टीवी इन अ सफिशिएंट लाइट। हाँ, पढ़ रहे हो ज़्यादा डिम लाइट में नहीं पढ़ना, ज़्यादा तेज लाइट में भी नहीं पढ़ना। जो सफिशिएंट जो लाइट होते हैं ना उसी में हमको पढ़ना चाहिए, उसी में हमको टीवी भी देखना चाहिए। ठीक है, एक्सेस या इनसफिशिएंट लाइट बोथ कैन लेड टू प्रॉब्लम। अगर ज़्यादा होगी तो भी प्रॉब्लम है, कम होगी तो भी प्रॉब्लम है। इनसफिशिएंट लाइट कैन कॉज स्ट्रेन एंड लेड्स टू अ हेडेक। हाँ, सिर दर्द हो जाता है भाई। डू नॉट लुक एट द शार्प सोर्स ऑफ लाइट लाइक द सन डायरेक्टली। एक्सेस ऑफ लाइट कैन डैमेज द आई। हाँ, कोई भी जो एकदम जहां से तेज लाइट आते हैं ना उसकी तरफ हमको डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। ठीक है, बल्ब कई बार वो बिल्कुल तेज रोशनी वाले नहीं होते हैं, बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट हमको नहीं देखना चाहिए। हमें सन की तरफ भी डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, क्योंकि तेज लाइट आते हैं उससे हमारी आंखें डैमेज हो सकती हैं। इफ डस्ट एंटर्स इनटू आई वन शुड नॉट रब देम एंड रादर वॉश देम स्ट्रेट अवे। आंखों में अगर कुछ चला जाता है बेटा, डस्ट चला जाए या कोई और कुछ छोटा मोटा चला जाए तो ऐसे रब नहीं करना चाहिए, तुरंत हमको पानी से आंखों को धोना चाहिए। एक नॉर्मल डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए जब हम पढ़ रहे हो या टीवी देख रहे हो। ठीक है, ना तो बिल्कुल ऐसे पढ़ना चाहिए ना बिल्कुल ऐसे पढ़ना चाहिए, एक नॉर्मल से डिस्टेंस पे ऐसे ही टीवी देखना चाहिए। बैलेंस डाइट लेनी चाहिए बेटा ताकि हमको राइट न्यूट्रिशन मिलते रहें। ठीक है, डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमको एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। इस तरीके से हमको अपनी आंखों की क्या करनी चाहिए, देखभाल हमको करनी चाहिए। ठीक है, ये वही वाली स्लाइड रिपीट हो गई। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स कैन रीड एंड राइट। देखो भाई, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जिनको नहीं दिखता। ठीक है, कुछ जन्म से अंधे होते हैं जिनको जन्म से ही नहीं दिखता, बाय बर्थ नहीं दिखता। कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सीडेंटली किसी कारणवश अपनी क्या कर देते हैं बेटा, आई साइट को लूज कर देते हैं। तो ऐसे लोग भी पढ़ सकते हैं, ऐसे लोग भी लिख सकते हैं। ठीक है, सम पीपल हैव वेरी लिमिटेड विजन, बहुत लिमिटेड विजन होता है, ब्लाइंड भी होते हैं बर्थ से। सम लूज आई साइट ड्यू टू डिजीज और इंजरी। दे आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स यूजिंग टच या हियरिंग। ऐसे जो लोग होते हैं ना बेटा जो देख नहीं पाते, वो या तो सुन के या फिर टच करके ऐसी चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, अदर सेंसेस बिकम मोर डेवलप्ड। उनकी जो दूसरी सेंसेज होते हैं जैसे सुनने की है, छूने की है, स्मेल करने की है, ये सेंसेज उनकी फिर ज़्यादा तेज हो जाती है। मान लो अगर किसी को देखने में प्रॉब्लम है तो स्पेशल रिसोर्सेज हेल्प देम रीड एंड राइट, इम्प्रूव एबिलिटीज, लिव इंडिपेंडेंटली। उनके लिए बेटा
स्पेशल रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं ताकि वो भी जो है ना अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके। ठीक है, एक नॉर्मल लाइफ वो भी अपनी जी सकें। जैसे स्कूलों में ना इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट आता, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जब तुम बड़े होगे तब सीखोगे कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं ना, चैलेंज्ड बच्चे होते हैं, उनके लिए अलग से कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ऐसे प्रोवाइड करवाए जाते हैं कि भाई वो भी जो है ना मेन स्ट्रीम की जो लाइफ है ना उसको जी सकें, वो किसी तरीके से पीछे ना रहें। ठीक है, तो जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं बेटा, इनके लिए एक ब्रेल सिस्टम है। क्या है? ब्रेल सिस्टम है। ब्रेल सिस्टम में क्या होता है बेटा, जिनको दिखता नहीं है ना, तो ये उनके लिए डिज़ाइन किया गया है कि कुछ ऐसे रेज्ड डॉट्स होते हैं, तो वो उन डॉट्स को छू के पहचान लेते हैं कि भाई ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये इनको ये चीज़ पढ़ाई जाती है। ब्रेल इज अ टेक्चुअल एड फॉर विजुअली चैलेंज्ड पीपल दैट अलाउ देम टू रीड एंड राइट। ये इस तरीके की एक टेक्निक है कि जिसमें उनको सिखाया जाता है कि कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है। ठीक है, इट वॉज डेवलप्ड बाय अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन, लुइस ब्रेल। ये जिसने बनाई थी ना वो खुद भी एक विजुअली चैलेंज्ड बंदा था, उसको भी देखने में प्रॉब्लम थी। ठीक है, उसका नाम था लुइस ब्रेल। सिस्टम वाज पब्लिश्ड बाय हिम 1821। उन्होंने तो 1821 में पब्लिश कर दिया था, लेकिन एक्टिवली इसको अडॉप्ट किया गया बेटा 1932 के अंदर। ठीक है, फॉर many common languages including हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मैथमेटिक्स, साइंटिफिक नोटेशंस, ब्रेल कोड इज प्रेजेंट। देखो ये कितनी सारी लैंग्वेज है इन सब के लिए। ठीक है, इन सब लैंग्वेजेस में एक ब्रेल कोड बनाया गया है बेटा, उसके थ्रू क्या करा जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। ब्रेल कोड में क्या होता है, 63 डॉट्स होते हैं या 63 कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, 63 डॉट्स होते हैं। दे आर अरेंज्ड इन अ सेल ऑफ 2 वर्टिकल रोज हैविंग 3 डॉट्स ईच। इनको बेटा इस तरीके से देखो, कुछ इस तरीके से 6 डॉट होते हैं। ठीक है, 2 वर्टिकल रोज होती हैं और इनमें इस तरीके से 6 डॉट होते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बनाए गए हैं बेटा, और उनमें कुछ रेज डॉट्स होते हैं जिनसे वो बच्चा उसको पहचान लेता है। देखो एक फोटो मिलेगा, ये रहा। Patterns are embossed on a braille sheet that allow a person to read by touching the pattern. वो बेटा पैटर्न को टच करके पकड़ लेता है कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ईच कैरेक्टर कैन रिप्रेजेंट, जैसे कोई लेटर है या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर है या वर्ड है या कोई ग्रामर का साइन है, इस तरीके से ये रहा। देखो यहाँ से देखो, जैसे मान लो ए लिखा हुआ है, तो ए कैसे लिखा होगा, जो ये 2 वर्टिकल रोज में 6 डॉट होते हैं ना, इनमें से एक जो है ना वो रेज्ड मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ए का साइन है, बी का साइन क्या है भाई, 2 रेज्ड मिलेंगे। ठीक है, उनको ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। सी जो है ना, इसमें इस तरीके से 2 जो है ना वो रेज्ड इस तरीके से मिलेंगे। टी में इस तरीके से 3 रेज्ड मिलेंगे। तो इस तरीके से देखो 1 का क्या है, 2 का क्या है, इस तरीके से हर एक चीज़ के क्या बना रखे हैं बेटा, कोड बना रखे हैं। ठीक है, तो उनको ये सारे कोड पढ़ाए जाते हैं, तो वो भी जो है ना उनको भी पढ़ना लिखना ये सारी चीज़ें इस तरीके से सिखाई जाती हैं। आई तुमको बात समझ में? ठीक है, यस बेटा, यहाँ पे अपना लाइट का चैप्टर हो जाता है खत्म। ठीक है, इजी चैप्टर था लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर था, आपने बहुत ध्यान से करना है बेटा सारी चीज़ों को। ह्यूमन आई जब आएगा बेटा, तो वहाँ पे एक बारी वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके पूरे आई के स्ट्रक्चर को 2-3 बारी देखना है आपने। एक बारी देखने से आपको आई का स्ट्रक्चर याद नहीं होगा। ठीक है, एक बारी देखो, दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करो, दूसरी बार देखो, फिर से रिवाइंड करो, तीसरी बार देखो, 2-3 बारी कम से कम देखना है, फिर आपको आई के सारे पार्ट्स याद हो जाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए बेटा, अब मैं आपसे मिलूंगी 100 MCQ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।